जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा सब लोग ठीक ठाक हैं? क्या करना होता है आते ही क्लास में? कंफर्मेशन देना होती है। ठीक है मूवीज, थैंक यू। बाकी स्टूडेंट्स, उस्मान खान बहुत शुक्रिया बच्चों। अच्छा देखो बेटे, पार्टनरशिप में ना एक छोटा सा पॉइंट कल रह गया हुआ था, वो आज हम करेंगे, जिसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहा था। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की हेल्प से वो मैं आपको करवाऊंगी। एंड दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन वाज, अस्सलामुअलैकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो कल आपने जब हाँ जी, जून 2016 से 31 दिसंबर 2016 जो आपने सेकंड वाला करवाया, उस पे आपने कैपिटल का जो हमारा कैरी डाउन है, आपने उस पे क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला? कैरी डाउन पे मैंने नहीं निकाला था। देखो चेंज कब आ रहा था, चेंज तो आ उसमें रहा है चेंज ना। आ रहा था 30। वो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर ये याद है क्वेश्चन इसका? गुडविल वाला। नहीं, गुडविल यस वाला मैम, तो पे बेटा 94 हाँ 594। 594। अच्छा इसमें देखो चेंज कब आ रहा था? चेंज आ रहा था 31st में। 1st जनवरी को मेरे पास कैपिटल का बैलेंस था 21,000, 13,500 एंड 9,000। लेकिन 31st में जब आपने एग्रीमेंट रिवाइज कर लिया, उस टाइम में आपने गुडविल की रिकग्निशन की है, गुडविल को रिकॉर्ड किया और अपने कैपिटल बैलेंसेस को इंक्रीज किया है। तो उस टाइम में 31st में को आपका कैपिटल का बैलेंस 21, 13 और 9,000 नहीं रहा। आफ्टर गुडविल वो चेंज हो गया और वो जो कैपिटल का बैलेंस आया है आपके पास, वो 31st में से लेकर 31 दिसंबर तक वही बैलेंस आपके पास रहा है उस अमाउंट पे। इसलिए हम 7 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करें। नहीं, फर्स्ट पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपने कैपिटल चेंज क्यों किया है? क्यों किया? देखो बेटे, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेना और गुडविल का यस मैम। इफेक्ट कैपिटल पे होता है। सिर्फ दो चीजें हैं जिसका इफेक्ट आपने कैपिटल अकाउंट पे देना होता है, उसमें से एक चीज आपके स्टेबल्स में और वो गुडविल है। ठीक हो ठीक गया। है,
सिर्फ गुडविल का रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आपने देना होता है, रिवैल्यूएशन सिलेबस में नहीं है। सिर्फ गुडविल हिडन होती है, उसकी रीजन क्या वो मैंने आपको बताई। हम क्या करते हैं, गुडविल को इन मेथड्स की हेल्प से गुडविल को कैलकुलेट करके अपने बुक्स में जब रिकॉर्ड करते हैं, गुडविल एसेट है, उसका बैलेंस बढ़ता है, उसको डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है कि गुडविल का इफेक्ट जो है वो हम ओल्ड पार्टनर्स को दें। मैम ये जो पी वाला आपने करवाया था, इसे करंट अकाउंट में ना वो आंसर नहीं सही नहीं, वो मैच नहीं कर रहा उसके साथ। तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई होगी। अब पता नहीं अब क्या हुआ ये प्लस कैरी माइनस डाउन की में, ही, बाकी प्लस दोनों का माइनस की बी एस का मिस्टेक हुई सही हो आ रहा है। और कुछ नहीं। बी और एस का ठीक आ रहा है तो फिर पी में कैलकुलेशन एरर होगा, वो चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन एरर हो जाया करते हैं नॉर्मल। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा देखो बेटे, आज मुझे एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, कोशिश की थी कि वो भी साथ में डिस्कस हो, लेकिन वो काफी ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। गारंटेड जी मैम। मिनिमम। जी बेटे, अब कब मैम बात ये हो जो रहा कल है? क्वेश्चन, जी मैम ये जो कल अफजल बात कर रहे हैं, ये जो कल क्वेश्चन किया था, फर्स्ट ये जो इसने पहले 6 महीने पहले 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी हाँ जी, और उसके बाद फिर 20,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। मैम हाँ इसमें जी। आप जो 1 अगस्त 2014 को इसने 20,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, उसके तो आपने 5% ले लिया 1,000, और जो 31 जनवरी 2015 की इन्वेस्टमेंट की थी, इसे आप 6 से डिवाइड क्यों? जो पहला करेंगे, 6 20, मल्टीप्लाई हाँ मैं करेंगे 12 समझ से गई। डिवाइड करेंगे। अब बुजुर्ग मैं आपकी बात बिल्कुल फॉलो कर गई। जो पहला 20,000 था जो ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में था, वो थ्रू आउट द ईयर बिजनेस ने यूज किया, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन जो 20,000 बकाया उसने इंट्रोड्यूस करवाया, वो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करवाया, वो बिजनेस ने 6 मंथ्स यूज किया, इसलिए उसको इंटरेस्ट 6 मंथ्स का बचा। ठीक है पैसा मैम, समझ जितने गया, महीने थैंक यू मैम। यूज किया जाए, जितने मंथ हम पैसा यूज करते हैं, चाहे वो ऑनर की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हुआ हो, जितने मंथ हम पैसे को यूज करते हैं उतने मंथ का उस पर इंटरेस्ट पे करते जी मैम, हैं। ओके ठीक हो है गया? मैम, थैंक यू। यू वेलकम। जी अबादुर रहमान, जी आपने मैम। हैंड रेज किया हुआ है। मैम कंफर्मेशन के लिए किया था, बोल। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो बेटे, एक छोटा सा पॉइंट इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम वापस अपने उस चैप्टर की तरफ चलेंगे, चैप्टर नंबर 12 की तरफ। मिनिमम प्रॉफिट शेयर या मिनिमम सैलरी की हम गारंटी दे देते हैं। यूजुअली पार्टनरशिप में आपने जो अकाउंट फॉर करना होगा, वो गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट शेयर को डील करना होगा। ये चीज क्या होगी इसमें? देखो बेटे, होता ये है कि हम नया आने वाला पार्टनर जो है, उसे मालूम है कि मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के केस में प्रॉफिट होगा तब मुझे उस पर शेयर मिलेगा, लॉस होगा वो भी मुझे बाकी लोगों के साथ बियर करना होगा, शेयर करना होगा। अब आने वाला पार्टनर जो है वो रिस्क एवर्स है, वो हेजिटेशन फील कर रहा है। सपोज करें ना, वो हेजिटेशन फील कर रहा है कि जनाब मैंने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहाँ पे लॉस के चांसेस भी हैं और अभी इनका बिजनेस भी स्टेबल नहीं है, पॉसिबल है कि लॉस हो जाए, लॉस हुआ तो मुझे बियर करना पड़ेगा। मैं जबकि अपने घर को चला रहा हूँ, इस इन्वेस्टमेंट से अपने घर के खर्चों को मीट करना है, तो बेहतर है कि मैं बैंक में इन्वेस्टमेंट करके फिक्स इंटरेस्ट अर्न करूँ और उस इंटरेस्ट से अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट करूँ। ना पार्टनरशिप ने ऑफर किया कि आप हमारे पास आ जाइए, नो डाउट बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, लेकिन हम आपको एक चीज की गारंटी देते हैं कि आपको लॉस नहीं होगा, बल्कि हम कि कैसी भी सिचुएशन हो एटलीस्ट आपको इतना प्रॉफिट में से शेयर जरूर देंगे। अब होता क्या है, हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट कीजिए एक पार्टनर बी है, हमने उसको कहा हुआ है कि जनाब 3 पार्टनर्स हैं, वो मिलकर पार्टनरशिप का कारोबार चला रहे हैं, उनमें से बी पार्टनर जो था उसको आपने मिनिमम प्रॉफिट शेयर की गारंटी दे दी कि हम आपको प्रॉफिट में से कम 5,000 तो जरूर देंगे। एक्चुअल में अगर 5,000 से आपका प्रॉफिट शेयर ज्यादा बन रहा है, वो ज्यादा अमाउंट आपको पे होगी, लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट में से जो शेयर बन रहा है वो 5,000 से कम बनता है, फर्ज कीजिए 4,000 बनता है, रिमेनिंग जो पार्टनर्स 2 होंगे ए एंड सी, वो उसकी 1,000 की प्रॉफिट शेयर की जो डेफिशिएंसी है उसको बियर करेंगे। मतलब जिसको आपने गारंटी दी हुई है उसको एटलीस्ट आपने प्रॉफिट में से 5,000 का रिटर्न देना ही देना एट एनी कॉस्ट। और अगर वो ज्यादा बन रहा है, उस मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा वाला पे करेंगे, और अगर कम बनता है इन दैट केस हम क्या करेंगे, जितना कम बनता है रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसको कंपनसेट करेंगे, मतलब अपने प्रॉफिट शेयर में से उसको हिस्सा देंगे, ताकि क्योंकि हमने उसको गारंटी दी हुई है कि भाई प्रॉफिट में से शेयर इस लेवल से आपका कम नहीं होगा, तो रिमेनिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके लॉस को कवर अप करेंगे।
तो इसमें सिंपल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है जनाब, वो निकालो, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 निकालो। उसमें डिटेल में ये पॉइंट गिवन है और बाकी चीजें भी गिवन हैं। चला, इसमें ज्यादा पॉइंट्स, इसमें मिनिमम गारंटेड सैलरी का नहीं, एक पॉइंट में और भी है, इसलिए हम ये करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर। आपकी बुक में पेज नंबर 598। Galaxy Traders is a partnership with 3 partners, A, Z, A, and Z. Following information is available in respect of the year ended 31st December 2016. पार्टनर्स के बैलेंसेस बताए हुए, कैपिटल अकाउंट, कॉर्पोरेट, करंट अकाउंट के तीनों के ओपनिंग बैलेंसेस बताए हुए, 1000 को उसने कॉमन लिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जी जो पार्टनर है वो आपका मैनेजिंग पार्टनर भी है, मतलब काम भी करेगा जस्ट लाइक एम्प्लॉय, और जो मैनेजिंग पार्टनर होता है जस्ट लाइक एम्प्लॉय काम करता है, देन डेफिनेटली आपको उसको सैलरी कमीशन कुछ ना कुछ देना होता है। अब यहाँ पे मैनेजिंग पार्टनर को आप क्या दे रहे हो? कमीशन दे रहे हो, 5% कमीशन देना है ऑन द प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। उस प्रॉफिट पे आपने 5% कमीशन देना है जिसमें से कमीशन माइनस हो चुका हो, मतलब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे प्रॉफिट देना है 5%। ठीक हो गया? A and B are entitled to a monthly salary of 50,000. Z को आपने कमीशन देना है, जो बाकी पार्टनर A and B उनको हर महीने आपने 50,000 की सैलरी पे करनी है। All partners are entitled to receive interest at 8% on their opening capital balances. Remaining profit is shared by the partners in the ratio of their opening capital account balances. इसमें profit sharing ratio को कैपिटल बैलेंसेस के साथ कोरिलेट किया है। ओपनिंग कैपिटल कितना है जनाब? 12, 8 एंड 10, ये रेशो हम यूज करेंगे। तो कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके इक्वल होगी? ओपनिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस से आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनानी है। हाउएवर द एग्रीमेंट गारंटीज a minimum annual profit share of rupees 5 million to A and 3 million to B. आपने दो पार्टनर्स को प्रॉफिट में से जो शेयर मिलेगा उसकी गारंटी दी हुई है कि वो आपको एटलीस्ट ए को 5 मिलियन मिलेगा और बी को 3 मिलियन से कम नहीं मिलेगा। अगर कम मिल रहा होगा देन डेफिनेटली जी उसको कंपनसेट करेगा। Further, 20% of the profit allocated to each partner is to be retained for the business expansion. अब प्रॉफिट में से जितना शेयर मिलेगा वो सारे का सारा नहीं लेंगे, बल्कि 20% जो प्रॉफिट शेयर है हर पार्टनर बिजनेस में रिटेन करेगा, बिजनेस में प्रॉफिट को रहने देगा, विड्रॉ नहीं करेगा। उससे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी। आप बिजनेस स्केल को बढ़ाना चाह रहे हो और वो जो 20% प्रॉफिट को रिटेन करना है आपने कहाँ रखना है? ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके जी। नेट प्रॉफिट उसने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 को उसने आपको जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2016 का 34 मिलियन कैलकुलेट करके दिया हुआ है, जो कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट से आया है। However, the partners have noted that no provision for doubtful debt is being maintained. लेकिन इस प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इफेक्ट देना भूल गए, तो कोई बात नहीं, हम प्रोविजन का इफेक्ट दे देंगे। अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रही होगी तो वो हमारे पास एक्सपेंस होगा, 34 मिलियन में से माइनस कर देंगे, और अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रही हुई वो अदर इनकम होगी, 34 मिलियन में ऐड हो जाएगी। अब वो कहते हैं प्रोविजन को कैलकुलेट करने के लिए इन दिस रिस्पेक्ट एजिंग एनालिसिस ऑफ द क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस वाज कैरिड आउट। एज इन एनालिसिस बेस्ड आपको इंफॉर्मेशन प्रीवियस भी किसी क्वेश्चन में मेरा ख्याल है बैड एंड डाउटफुल डेट्स के चैप्टर में भी गिवन थी। वो जनाब रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन एज के अकॉर्डिंगली देता है कि किस कस्टमर से 30 डेज में जिनसे पेमेंट लेनी है उनकी 30 डेज है, जिनसे 60 डेज में पेमेंट लेनी है उनकी 60 डेज है, और उनके अगेंस्ट में आपने प्रोविजन कितने परसेंट क्रिएट करनी है वो भी अलग अलग बताता है। जैसे यहाँ पे देखो उसने डिटेल दी हुई है, लेस देन 3 मंथ्स, वो कस्टमर जिनसे विद इन 3 मंथ्स आपको पैसे लेने हैं
जनाब लेस देन 3 मंथ जिनसे पैसे आपने लेने हैं उनका बैलेंस है 50,000, उन पे 2% प्रोविजन। और जिनसे 3 से 12 मंथ्स के दरमियान पैसे लेने हैं, वो एक अमाउंट आपके पास 10,000 है, उनसे 50% पैसे उन पे 50% प्रोविजन क्रिएट करनी है, और जो 35,000 बैलेंस है उस पे 8% प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो रिसीवेबल की अमाउंट के ऑपोजिट उसने आपको प्रोविजन के परसेंटेजेस दी हुई, आप मल्टीप्लाई करके प्रोविजन की अमाउंट को फाइंड आउट कर लोगे, सम अप कर लोगे, आपके पास बेटे प्रोविजन का बैलेंस आ जाएगा। अब हमने इसमें करना क्या है, वो कहता है पार्टनर्स के करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स बनाइए। गुडविल का तो यहाँ उसने कोई इफेक्ट नहीं बताया, गुडविल का इफेक्ट नहीं बताया, फिर उसने हमसे कैपिटल अकाउंट क्यों रिक्वायर किया है? गुडविल के अलावा तो हम कोई इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए ओपनिंग कैपिटल जितना होता है उतना ही हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होता है। क्यों दिया, उसकी रीजन क्या है, उसने क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से हर पार्टनर को जितना शेयर मिलेगा उसका 20% उन्होंने बिजनेस में रिटेन करना है और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें भी पहले क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंगेज में जो प्रॉफिट शेयर बनेगा उसका 20% हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करेंगे। तो बेटे पहले हमें क्या करना है, हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आफ्टर अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हम करंट अकाउंट की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए जनाब मिलके अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। appropriation account, 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, Z, A और B। ये हमारे पास टोटल। वैसे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है बेटे वो हमेशा आपके पास नेट प्रॉफिट होता है, जिसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होते हैं। लेकिन उसने यहाँ इस क्वेश्चन में एक तो आपसे कहा हुआ है कि वो प्रोविजन को एडजस्ट करना हम भूल गए हैं, प्रोविजन को एडजस्ट करना है, तो फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो चलिए पहले उसको डिवाइड करते हैं। हाँ जी बेटे, वो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो मैं यहाँ लिखती हूँ 34 मिलियन। चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करते हैं और उसे स्ट्रेट ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेटर पकड़, कैलकुलेटर पे ही नहीं कर दूं ये देखो 10,000 पे कितने परसेंट, 5%। सो 10,000 का बेटा जी 5% दिया, 50% है। 50% कहा हुआ है, अच्छा चलो 50% कहा हुआ है जनाब, तो ये हमारे पास 5,000 हो गया। आफ्टर देन 6,000 का 100%, ये हमारे पास 6,000 हो गया। आफ्टर देन 50,000 का 2%, $1,000 बनता है हमारे पास। 35,000 का 8%, $2,800, और जनाब 15,000 का 10%, ये हो गया हमारे पास 1,500। अच्छा इसमें भी कॉमन लिए हैं जी बेटे, ये हमारे पास हो जाएगा 5,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 2,800 प्लस 1,500, ये बेटा बनता है मेरे पास 16,300।
अब 1000 उन्होंने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। अब अगर इसको मैं मिलियन कॉमन ले लूं क्योंकि प्रॉफिट मिलियंस में कंबाइन लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी इसका मिलियन का इफेक्ट लूं तो ये कितने मिलियन बनेगा? 16.3 मिलियन की प्रोविजन जो है वो हमने क्रिएट की थी। क्वेश्चन में ना कहीं पे भी प्रोविजन का बिगनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि हम एज्यूम करेंगे कि प्रोविजन का बिगनिंग बैलेंस जो है वो 0 था। प्रोविजन अब जितनी आप कैलकुलेट कर रहे हो इतने से ही आपको प्रोविजन को इंक्रीज करना है। ओपनिंग बैलेंस 0 तो क्लोजिंग इतना ही बनता है, इतने से ही इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ प्रॉफिट में से इसको माइनस कर दिया। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद हम बाकी सारी चीजें एडजस्ट कर लेंगे। बाकी सारी चीजें क्या हैं जनाब? कमीशन की वर्किंग। अच्छा, अब इसमें देखिए कमीशन के बारे में क्या कहता है। कमीशन की अमाउंट किस पे बेस कर रही है? एज आई नो कि बेटे प्रॉफिट जो बिफोर कमीशन होता है हम अगर इसमें से कमीशन को माइनस कर दें अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन में से कमीशन को माइनस कर दें हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक हो गया। अब जनाब वो क्वेश्चन में कहता है कि कमीशन आपने कितने परसेंट जो है वो जी को देना है। आपने 5% देना है, लेकिन किस वाले प्रॉफिट का देना है? वो प्रॉफिट जिसमें से कमीशन माइनस हो चुका हो। 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इसका मतलब ये बेस है, ये 100% है। तो फिर बताइए प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितने परसेंट हुआ? 105%। मैंने एक इक्वेशन बना ली कि जनाब जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता है, जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता है, अगर हम उसमें से कमीशन माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आएगा? आफ्टर कमीशन आएगा। अब उसने कहा कमीशन 5% है और किस पे बेस कर रहा है? किस प्रॉफिट का 5% लेना है? जिस प्रॉफिट का 5% लेना है वो प्रॉफिट बेस है और बेस को हम हमेशा 100% लेते हैं। इट मीन्स कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन फिर हमारे पास कितने परसेंट हुआ? 105% हुआ। अब जनाब हमारे पास जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब है उसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ हुआ, वो बिफोर, वो आपके पास है बिफोर कमीशन। तो हम क्या करते हैं? उस पे कमीशन कैलकुलेट कर देते हैं और वो मेरे पास अमाउंट कितनी आ रही है? ये आफ्टर प्रोविजन एडजस्टमेंट 34 माइनस 16.3 मिलियन, ये आता है जनाब 17.7 मिलियन का वो प्रॉफिट है जिसमें से सब कुछ माइनस कर लिया, कमीशन माइनस नहीं हुआ, ये प्रॉफिट है बिफोर कमीशन। तो अब मैं कमीशन की अमाउंट कैसे फाइंड आउट करूंगी? मार्कअप एंड मार्जिन में मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई है कि जनाब ये प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, इसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो और कमीशन की अमाउंट फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। सो मैं क्या करूंगी? 17.7 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये बेटे हमारे पास कमीशन की अमाउंट आती है 0.843 मिलियन। नीचे ये हमारे पास कमीशन आ गया। अब ये जी को दे देते हैं और जो कमीशन है और जो कुछ पार्टनर्स को हम दे रहे हैं बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोविजन की वर्किंग मैंने की है, मुझे स्पेस चाहिए, मैं ये वर्किंग यहाँ से रेज कर रही हूँ। जी जनाब। अब जो कुछ हम पार्टनर्स को दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से माइनस और उनके करंट अकाउंट में ऐड होता जाएगा। ये कमीशन हम जी को दे रहे हैं 0.843 मिलियन, 0.843 मिलियन बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस और जी को मिल रहा है।
उसके बाद देखिए बेटे और क्या क्या दे रहे हैं, हम ए और बी को सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है जनाब, कितनी सैलरी हम पे कर रहे हैं, 50,000 पर मंथ। और ये हम बना रहे हैं जनाब, जो क्वेश्चन है हमारा फुल ईयर बेस है, फॉर द ईयर एंडेड, तो इट मींस कि 50,000 ईच, तो पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई किया, एक पार्टनर की सैलरी 6 लाख बनती है। 6 लाख को मिलियन में कन्वर्ट करो तो इसका मतलब है 0.6 मिलियन ए को और 0.6 मिलियन बी को, और टोटल कितने मिलियन हो गया, 1.2 मिलियन की सैलरी हम उन्हें पे कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे जनाब उनको इंटरेस्ट पे कीजिए 8%, तो 12,000 का मतलब है कि जनाब ओपनिंग कैपिटल कितना है, 12 मिलियन। 12 मिलियन पे आपने उनको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, वो बनेगा 0.96 मिलियन फॉर जी। इसी तरह बेटे ए का मैं फाइंड आउट करूंगी, 8,000 तो उन्होंने उसके साथ लिखा, ऊपर 1000 कॉमन भी लिया हुआ है, 8,000 का मतलब है 8 मिलियन। नाउ 8 मिलियन का 8%, ये मेरे पास बनेगा 0.64 मिलियन। फिर 10 मिलियन का बेटे 8% लेंगे, ये हमारे पास बनेगा 0.8 मिलियन। टोटल कितना हुआ, 0.8 प्लस 0.64 प्लस 0.96। जनाब ये है मेरे पास 2.4 मिलियन का हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया। अब जनाब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, और सबसे पहले चेक करेंगे क्या जो हमने ए और बी को गारंटी दी हुई है वाकई में ए को 5 मिलियन और बी को 3 मिलियन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कर लेने के बाद हम क्या करेंगे बेटे, जो प्रॉफिट होगा हर पार्टनर के हिस्से में आएगा, 20% उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। तो चलिए जनाब इसको कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट 17.7 minus 0.843 minus 1.2 2.4, ये है जनाब मेरे पास 13.257 मिलियन रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब आप एक काम कीजिएगा, मुझे फिर से यहाँ स्पेस चाहिए, तो मैंने कमीशन की वर्किंग को यहाँ से खत्म करना है। आप इसकी पिक ले लीजिए, कमीशन की वर्किंग को नोट डाउन कर लीजिए। मुझे यहाँ स्पेस चाहिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स के लिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ से रेज करना है। जी बेटे, अब रिमेनिंग प्रॉफिट को उन्होंने कहा था कि जनाब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हम रिमेनिंग प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बताई जा रही है उसी रेशियो से डिवाइड करते हैं। वो कितना बनता है, 12 प्लस 8 प्लस 10। तो बेटे रेशियो क्या बन, टोटल बना 30। इसका मतलब रेशियो क्या बनेगी, 12/30, 8/30 एंड 10/30। 13.257 multiplied by 12 divided by 30। जी को प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा 5.3028 मिलियन, और ए को मिल रहा है 13.257 का इंटू 8 डिवाइडेड बाय 30। ये बनता है जनाब 3.535। फिर 13.257 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30, ये है जनाब 4.419। ये प्रॉफिट में से इन्हें शेयर मिल रहे हैं। जनाब ये तो सिंपल नॉर्मली जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जरा नोट कीजिएगा, हमने दो पार्टनर्स को
गारंटी दी हुई थी कि हम आपको प्रॉफिट में से कितना शेयर देंगे। ए को गारंटी दी हुई थी कि प्रॉफिट में से शेयर जो आपको मिलेगा वो 5 मिलियन और बी को गारंटी दी हुई थी 3 मिलियन। क्या ए को 5 मिलियन मिल रहा है? नहीं। एक्चुअल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो ए को 5 मिलियन की बजाय 3.53 मिलियन मिल रहा है। बी को गारंटी दी थी कि भाई साहब हम आपको देंगे 3 मिलियन, लेकिन एक्चुअल में वो ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब है कि जनाब बी तो कंपनसेट हो रहा है, ए के प्रॉफिट शेयर में डेफिशिएंसी आ रही है। जब किसी एक पार्टनर के प्रॉफिट शेयर में डेफिशिएंसी आ रही हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली उस लॉस को बियर करेंगे। कैसे? इसे कह दो आप प्रॉफिट ट्रांसफर या प्रॉफिट एडजस्टमेंट। देखो वो मैंने कैसे करना है, मैंने जनाब लिखना है कि ए को सबसे पहले हम 5 मिलियन का पूरा करते हैं, बी को तो उसकी मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट शेयर से ज्यादा मिल रहा है। बी की डेफिशिएंसी है, उसका एक्चुअल में प्रॉफिट शेयर जो होना चाहिए वो 5 मिलियन होना चाहिए, जबकि उसको कितना मिल रहा है? उसको मिल रहा है 3.53 मिलियन। देखते हैं कितने की डेफिशिएंसी है। हम 5 मिलियन में से इसको माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 3.535, ये है जनाब मेरे पास डेफिशिएंसी 1.465। अगर ए को 1.465 मजीद प्रॉफिट मिल जाए तो फिर जनाब 3.535 जो है वो 5 मिलियन के इक्वलेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट शेयर कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशो से देंगे? वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से देंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने क्या कहा हुआ है कि कैपिटल को बेस बनाइए। ठीक है, जी का कैपिटल कितना है? 12 और बी का कितना है? 10। इसकी रेशो बना लो। टोटल कितना बनेगा? 22। जो टोटल होता है उसे डिवाइजर बना दिया जाता है, मल्टीप्लाइड जिस डेफिशिएंसी को कवर अप करना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और वो अमाउंट है 1.465। तो जनाब ए जो है वो देगा 0.799 मिलियन और बी देगा 10 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 1.465। ये है 0.666। तो जनाब जी ने कंट्रीब्यूट करना है 0.799, अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देना है, यहां से माइनस, और जिसको मिल रहा है वो पॉजिटिव लिखेगा। जरा नोट कीजिएगा, क्या ये डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई? यस। जब 0.666 में 0.799 ऐड करते हैं तो ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। बट कीप इन माइंड बी को भी हमने गारंटी दी हुई है, ये ना हो कि वो कंपनसेशन ए को करे और उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 3 मिलियन से कम हो जाए, वो एटलीस्ट 3 मिलियन ही रहना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करें 5.3 माइनस 0.799, इसका प्रॉफिट शेयर बनेगा 4.501 और इसका कितना बनता है? 4.419 माइनस 0.666, 3.753। ये उसकी मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट शेयर से ज्यादा ही बन रहा है। तो अगर कम बनता तो हमने इसका 3 मिलियन लिखकर, जो कि मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट शेयर देना है, इसका 3 मिलियन लिखकर सारे का सारा बाकी बोझ जी पे डाल देते। तो ये जनाब एक नया पॉइंट था। इसमें हमने प्रॉफिट शेयर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, ये ट्रांसफरिंग से टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमने डिवाइड किया वो 13.257 ही रहेगा। तो इस तरीके से जो है मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट के केस में हम एडजस्टमेंट करते हैं। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने ये कहा था कि प्रॉफिट में से 20% जो है वो उन्होंने रिटेन करना है। %20 profit to be retained in the business। कितना प्रॉफिट है? 4.501 का 20%।
ये बनता है बेटे मेरे पास 0.9, 5 का 20% डेफिनेटली 1, 3.753 का 20% ये है जनाब 0.7506। इसका मतलब है ये हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर जिसको हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना, वो कितना होगा, माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट में से जी को शेयर मिला 4.501, इसमें से हमें 0.9 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बिजनेस में रखना है, और बाकी जो है ये 3.601 करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका 4 और आखिरी पार्टनर का कितना होगा जनाब 0.7506 माइनस 3.753, ये बनेगा 3.00, मतलब इसका ऑलमोस्ट 3 मिलियन ये बनेगा। नीचे हमने डिवीजन कर दी। अब हमने नॉर्मली क्या करना है जनाब, वो बना लेना है, करंट अकाउंट्स बना लेना और कैपिटल अकाउंट्स बना लेना। पार्टनर के नेम ZAB, हाँ जी। ओपनिंग कैपिटल उन्होंने ओपनिंग करंट अकाउंट कितना दिया हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब नॉर्मल है जनाब 500,000, 700,000 एंड 600,000, क्योंकि सारी अमाउंट्स मैंने मिलियंस में लिखी हैं तो इसको मिलियंस में कन्वर्ट करें तो 0.5 मिलियन, 0.7 मिलियन एंड 0.6 मिलियन ये इनके ब्रॉड डाउन हो गए। पार्टनर्स को क्या कुछ दिया, एक पार्टनर को कमीशन मिला है, 2 पार्टनर्स को सैलरीज मिली हैं, इसके अलावा प्रॉफिट शेयर मिला है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर जो इनको मिला है जो कि हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो है जनाब 3.601, वो मुझे दिख रहा है अभी, और ये 4 है और ये 3 है। और सैलरीज की अमाउंट कितनी थी जनाब 50,000 पर मंथ थी, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था, 6 लाख बन रहा था फॉर A एंड B। 6 लाख का मतलब है 0.6 मिलियन। ये लीजिए, जी को हम कमीशन पे कर रहे थे, कमीशन की अमाउंट देख लेते हैं कि हमने कितनी कैलकुलेट की थी। कमीशन उसको 0.843 दे रहे, कमीशन इसको 0.843 मिल रहा है बेटे। अब उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, डेबिट साइड पे कोई ड्राइंग्स दी हुई है, देखो क्वेश्चन में, यस ड्राइंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखेंगे। ज्यादा ही लाइट हो गया। ड्राइंग्स बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, वो जनाब आपके पास है 4.5 मिलियन फॉर जी, 5 मिलियन है फॉर ए और 4 मिलियन है फॉर बी। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे इन तीनों के करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट कर देंगे। सेम इसी पैटर्न पे हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट का ब्रॉड डाउन जो है ये हमेशा क्रेडिट होता है, ये कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। ये 12, 8 एंड 10 मिलियन। जब बेटे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे यूं लिख दिया जाता है जो वैल्यू आपने कॉमन ली होती है ऊपर यूं करके। अब
कैपिटल अकाउंट में उसने कहा था कि जो प्रॉफिट शेयर उनका एक्चुअल में बनता उसका 20% हमने यहाँ ट्रांसफर करना था, जिसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके थे। वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और जो 20% रिटेन करना था वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। वो देखो हमने जो 20% रिटेन करना था ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ 0.7506 और इसे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट टू बी रिटेन्ड इनका था 0.9 मिलियन, इनका था 1, इनका था 0.7506। तो जनाब इसके अलावा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आपने इनके क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लिया। लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट रह गया हुआ था जो मैंने आज आपसे डिस्कस कर दिया। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? स्लाइड शो कर दें। हाँ जी बेटे, मैं अभी स्लाइड शो कर देती हूँ आपको। लीजिए एक साइड में ये आ जाएगा, बाकी वर्किंग इसके नीचे मैं शो कर देती हूँ। अगर मैं मजीद जूम आउट करती हूँ और देखो तो आपको दिखेगा। मैं चाह रही थी इसकी वर्किंग ये यहाँ कंप्लीट होती है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट, ये एक ही स्लाइड में आपके पास। आज भी 2 आवर्स का लेक्चर है हाँ जी, लास्ट। हाँ जी बेटे, आज इंशाल्लाह मेरा आपके साथ लास्ट लेक्चर है, फिर अब आपने खुद से पढ़ना है। ये ए उठ के कहाँ चला गया? लो बेटा जी, ये आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब आपका ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जनाब हम अपने प्रीवियस चैप्टर की तरफ। कोशिश करते हैं 1-2 क्वेश्चन आज हम उसकी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो डिस्कस कर पाएं। आप लोग मुझे बताइएगा प्रीवियस चैप्टर में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया हुआ था? लास्ट से स्टार्ट किया हुआ था ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर देखो 11 हुआ था। 11 कर लिया था। 11 कर लिया था। चलो फिर मेरे बेटा 10 पे आओ। कोशिश करते हैं 10 और 9 दोनों डिस्कस हो जाएं आपके साथ। वर्किंग में आपको करवा दो। प्रीवियस चैप्टर में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। उसका टाइटल है बेटा जी ट्यूलिप एंटरप्राइजेस। इसकी सारी वर्किंग मैं यहाँ आपको करवा दूँ। जी जनाब, इसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है ट्यूलिप का 31 दिसंबर 2017 का। इसमें अब फॉर्मेट थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस का उसने डिफरेंट दिया हुआ है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अलग करके बता दी हुई है। कैश, रिसीवेबल, स्टॉक 31 दिसंबर 2017 का दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है जनाब। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, फ्री पेमेंट्स, एडवांसेस, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ड्राइंग, सीजीएस और सैलरीज एंड वेजेस, फ्यूल, पावर, बैड डेट्स, रेंट। अच्छा सिंपल ये चार्ज सारे हमने पहले डिस्कस किए हैं। डायरेक्टली हम अपनी उस पर चलते हैं, एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोविजन के साथ कोई डेट नहीं दी हुई, इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस डेट है, क्लोजिंग डेट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ हम चलेंगे जनाब। कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में while carrying out the physical inventory count at year end following matters were identified। कुछ मैटर्स आइडेंटिफाइड हुए हैं और वो क्या हैं? कहता है गुड्स कॉस्टिंग 1 मिलियन वर स्लाइटली डिफेक्टिव। जब भी डैमेज और स्लाइट डिफेक्टिव आइटम्स की बात या डैमेज आइटम्स की बात करता है, आप बड़े फेमिलियर हो गए हो इस एडजस्टमेंट के साथ कि नॉर्मली उसमें यही इशू होता है कि
वो उसमें एनआरबी उसकी यूजली कम होती है कॉस्ट से। अच्छा, अब इसमें कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 1 मिलियन की थी, उनकी कॉस्ट 1 मिलियन की थी, these can be sold for 1.13 million after incurring a cost of 200,000। तो बेटा जी क्या करें, पॉइंट नंबर 1 में इनकी एनआरबी निकाल लेते हैं, कॉस्ट गिवन है, एनआरबी कैसे निकालेंगे, कितने में सेल हो सकती है, 130,000 आफ्टर एक्सपेंस ऑफ 200,000। तो ये जनाब माइनस किया इसमें से 130 माइनस 200 इसमें से किया 930,000 इनकी एनआरबी है, जबकि आपके पास कॉस्ट कितनी गिवन है जनाब, कॉस्ट आपको गिवन है 1 मिलियन। सो वैल्यूएशन किस प्राइस पे होनी चाहिए, इसकी वैल्यूएशन एनआरबी पे होनी चाहिए क्योंकि एनआरबी इसकी कम है। लेकिन आपने क्या किया हुआ है, आपने जनाब वो कहते हैं ये आइटम्स जो हैं क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हैं, और किस प्राइस पे इंक्लूड है, डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस पे इंक्लूड होंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा बनती थी, एनआरबी कम बनती थी, इसलिए इसकी वैल्यूएशन एनआरबी पे होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा वैल्यू उसमें इंक्लूड है वो हम जनाब उसमें से माइनस कर देंगे। कितनी ज्यादा वैल्यू इंक्लूड है, 70,000 ज्यादा वैल्यू इन्वेंट्री में इंक्लूड है। तो आप 70,000 इन्वेंट्री में से माइनस कर दोगे, ये आपका नॉर्मल लॉस है, यूजली स्लाइटली डिफेक्टिव है, डैमेज है, कोई रीजन नहीं बताई हुई बेटे, ये आपके पास नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस को हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ कि जनाब परपेचुअल सिस्टम को ही फिर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, सीजीएस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 70,000 से सीजीएस क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, सीजीएस में ऐड कर दोगे और इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, इन्वेंट्री में से बेटे आप इसको माइनस कर दो। आफ्टर देन कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 670,000 परचेज ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू अ सप्लायर ऑन 28 दिसंबर, बिजनेस क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, 28 दिसंबर को रिटर्न किए, बट द रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने बुक्स में रिटर्न्स को रिकॉर्ड नहीं किया, तो जनाब रिटर्न्स के केस में होता क्या है, गुड्स वापस आ जाती हैं और ये आपकी परचेज रिटर्न्स हैं, गुड्स वापस आई हैं, तो इसे क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री में, एक इन्वेंट्री में इसकी एडजस्टमेंट क्या करोगे, इन्वेंट्री में इंक्लूड करोगे। और दूसरा आपने क्या किया हुआ है कि जनाब परचेज रिटर्न्स को रिकॉर्ड नहीं किया। परपेचुअल सिस्टम में जब परचेज रिटर्न्स को रिकॉर्ड करोगे तो कैसे रिकॉर्ड करोगे, चीजें वापस आ रही हैं बिजनेस में, इन्वेंट्री सॉरी परचेज रिटर्न्स हैं, इन्वेंट्री माइनस हो रही है, बिजनेस से जा रही है, तो इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट हो जाएगी और अकाउंट्स पेबल आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और अमाउंट कितनी थी जनाब, अमाउंट थी हमारे पास 670,000। परचेज करते हैं, इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ता है, ये परचेज रिटर्न्स थी, इन्वेंट्री का बैलेंस कम हो रहा है, तो इसे 6,70,000 से इन्वेंट्री को कम कर दोगे। और दूसरा इसका क्या इफेक्ट लोगे, दूसरा इसका इफेक्ट ये अकाउंट्स पेएबल आपके कम हो रहे, तो करंट लायबिलिटीज में जाके अकाउंट्स पेएबल को भी कम कर दोगे। तो ये हमारी जनाब पहली एडजस्टमेंट हो गई, ये तो सिंपल सी थी। इसका इफेक्ट सीजीएस पे भी नहीं आएगा, क्या हुआ, इसका इफेक्ट सीजीएस पे आएगा 670 का? नहीं बेटे, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है ना हमारा। हाँ जी, हमने उसका दूसरा इफेक्ट क्या दिया, अकाउंट्स पेबल और इन्वेंट्री को कम कर लिया हुआ है ना। हाँ उसका उसमें डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक सीजीएस में भी तो जाता है ना, तो अल्टीमेटली आप वहां से भी सीजीएस में से भी इसको माइनस कर दो, बिल्कुल दोगे क्योंकि वो उसमें से माइनस होता है। अब मशीन कॉस्टिंग 4,50,000 was received on 1st October 2017 against 100%। आप लोग एक मिनट होल्ड करो,
हम ये ना इन्वेंट्री का इसने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में तो नहीं वो ये कौन डाला होगा इन्वेंट्री के नाम से, इन्वेंट्री के नाम से क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस में इसने ऐड नहीं किया हुआ। ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री है ना बेटे, कहाँ है? देखो दी हुई है मेरे पास 3900 की। मिल गई। मिल रही है? हम दोनों को यहाँ पे माइनस कर देना है इसमें से ये हाँ, इन्वेंट्री में से माइनस कर दो, और दूसरा डेफिनेटली क्लोजिंग इन्वेंट्री ने जो है वो जाना है बेटा आपके उसमें अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसको, सीजीएस में। तो उसका सीजीएस में उसका इम्पैक्ट क्या दोगे? 70,000 से ऐड कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट में क्या है? अ मशीन कॉस्टिंग 4,50,000 was received on 1st October 2017 against 100% advance payment. The advance has not yet been adjusted due to non-receipt of invoice. अच्छा, अब वो कहते हैं कि मशीन थी 4,50,000 की, आपने रिसीव कर ली हुई है। आपने 4,50,000 की मशीन रिसीव कर ली हुई है और उसके अगेंस्ट में 100% एडवांस पेमेंट आपने की थी 1st October। मशीन वॉज रिसीव ऑन 1st October 2017 अगेंस्ट 100% एडवांस पेमेंट, एंड द एडवांस हैज नॉट येट बीन एडजस्टेड ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ द इनवॉइस। हमने मशीन खरीदी थी, उसके लिए एडवांस में पैसे दे चुके थे, तो हमसे गलती क्या हुई होगी कि जब हमने एडवांस दिया होगा तब मशीन तो हमारे पास नहीं आई होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है? वो पैसे स्टिल एडवांस के अकाउंट में इंक्लूड है, एडवांस के अकाउंट में से उसको माइनस करोगे और मशीन के अकाउंट में इंक्लूड करोगे। तो एडवांसेस देखो, अच्छा ट्रायल बैलेंस में भी साथ साथ बताती चली जाऊं। तो मशीन को देखो 4,50,000 जो है वो एडवांसेस में से माइनस करो, और एडवांसेस देखो ट्रायल बैलेंस में कहाँ गिवन है? प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस 1,740 के गिवन। एक 1,740 के आपको एडवांसेस गिवन हैं। वो अब मशीन क्योंकि आपने रिसीव कर ली हुई है, तो वो एडवांस जो था वो अब आपका नॉन करंट एसेट में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए प्री पेमेंट में से 450 माइनस करोगे और 450 को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीन में ऐड करोगे। अब डेप्रिसिएशन का देख लेंगे, इज टू बी प्रोवाइडेड है तो प्रोवाइड कर देंगे, अगर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो चुकी है तो 4,50,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। On 1st October 2017, 50% advance received for an annual maintenance contract of rupees 4,80,000 was credited to miscellaneous income. Remaining amount would be received at the end of the contract. Services are rendered evenly throughout the contract period. जनाब 1st October को क्या हुआ है? आपने 50% एडवांस रिसीव कर लिया और एडवांस रिसीव कर दिया फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4,80,000। आपके कॉन्ट्रैक्ट की टोटल अमाउंट बनती थी 4,80,000 मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। एनुअल बनता था 4,80,000 और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? 1st October 2017। तो जो कॉन्ट्रैक्ट 1st October 2017 को हुआ है उसके 12 मंथ्स कब कंप्लीट होते? 30th September 2018। हमारा बिजनेस का ईयर स्टार्ट हो रहा है 1st जनवरी में, दिसंबर ही बताया हुआ था ना? यस, दिसंबर। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1st जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक था। अब इसका मतलब है कि जनाब 1st October 2017 से लेकर जो 1st जनवरी 2017 का टाइम पीरियड है 1st October 2017 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2017 तक का जो टाइम पीरियड है वो करंट ईयर में फॉल कर रहा है।
इसका मतलब है कि 4,80,000 में से जो 3 माह की वैल्यू है वो हमारी इनकम है, और जो एक्स्ट्रा आपने रिसीव कर लिया हुआ है वो आपकी एडवांस इनकम है, उनको सेग्रीगेट कर लेते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के एंगेजमेंट जो पैसे बनते हैं 4,80,000 बनते हैं, लेकिन रिसीव कितने किए हैं वो कहते हैं हाफ रिसीव किए हैं 50%, और वो कितना बनता है 2,40,000 बनता है, इतना रिसीव किया। अब वो जो मैंने रिसीव किया हाफ है, ये किसको कवर अप कर रहा है? 6 मंथ्स को कवर अप कर रहा है। अब आउट ऑफ 6 मंथ्स 3 मंथ्स हमारे करंट ईयर में फॉल कर रहे हैं, 3 मंथ्स की हमारी इनकम होनी चाहिए, और 3 मंथ्स का जो है वो हमारा एडवांस इनकम है। और जो एडवांस इनकम हुआ करती है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि 1,20,000 हमारी इनकम होनी चाहिए थी, 1,20,000 हमारी एडवांस इनकम थी, करंट लायबिलिटी थी, जो कि नेक्स्ट ईयर में जाके हमारी इनकम बनती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितना 50% रिसीव किया था उसको किसमें शामिल कर दिया? 1 October 2017 50% एडवांस रिसीव फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रेडिटेड टू मिसलेनियस इनकम। आपने जनाब इसको मिसलेनियस इनकम में डाल दिया हुआ जितने पैसे रिसीव किए, जबकि मिसलेनियस इनकम में जाने कितने चाहिए थे? 1,20,000 जाना चाहिए था। आपने जो 2,40,000 सारे का सारा रिसीव किया है वो एडवांस इनकम में डाल दिया है। तो हम क्या सारा का सारा मिसलेनियस इनकम में डाल दिया, हम क्या करेंगे? एडवांस इनकम उसमें से निकाल देंगे। तो मिसलेनियस इनकम में से 1,20,000 निकालो और एडवांस इनकम में डालो, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री से ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। समटाइम मैं ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट प्लस माइनस बताना भूल जाती हूँ, तो एडजस्ट एंट्री आपके सामने होती है, वहां से इफेक्ट्स को आपको ट्रांसफर करना इजी हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इनकम में आपने एडवांस इनकम इंक्लूड कर दी है, तो इसलिए इनकम में से निकालने के लिए इनकम का बैलेंस कम करोगे, डेबिट करोगे, और एडवांस इनकम को रिकॉर्ड करोगे एज अ करंट लायबिलिटी क्रेडिट करके। अगर भूल जाए तो एक्रूअल एंड प्री पेमेंट्स के चैप्टर में मैंने ये एंट्रीज करवाई नहीं है। एडवांस इनकम की हमेशा एंट्री क्या होती है? जब आपने उसको रिकॉर्ड करना हो, इनकम अकाउंट को डेबिट करते हैं और एडवांस इनकम को क्रेडिट करते हैं 1,20,000। अब देखो बेटे मैंने क्या करना है, इनकम डेबिट हो रही है, इनकम का बैलेंस कम हो रहा है, मैंने मिसलेनियस इनकम में से 1,20,000 निकालना है और एडवांस इनकम में डाल देना है, प्लस कर देना है। अब ट्रायल बैलेंस में मिसलेनियस इनकम में से 1,20 निकालो और एडवांस इनकम में डाल दो। एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी होती है, आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे मिलनी चाहिए। देखो या तो एक्रूअल्स एंड पेबल्स में एडवांसेस इंक्लूड होते हैं, चाहो तो वहां शामिल कर दो, अदरवाइज बेहतर है कि आप ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे एडवांस इनकम का अलग से हेड क्रिएट कर दो और वहां पे 1,20,000 लिख दो। मेंटेनेंस सर्विस है जनाब 1,50,000 वर रेंडर्ड इन दिसंबर 2017। मेंटेनेंस सर्विसेज आपने रेंडर की हैं दिसंबर के महीने में 1,50,000 की, बट द इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड इन जनवरी 2018 ऑन द रिसीट ऑफ अमाउंट। ये तो बहुत सिंपल है कि जनाब इनकम दिसंबर के महीने में जब आपने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं तो इनकम ये दिसंबर के महीने में बनती थी, लेकिन क्योंकि जनवरी में आपको पैसे आए, आपने जनवरी में जाके इस इनकम को रिकॉर्ड किया, दैट इज रॉन्ग। इसको दिसंबर में ही इंक्लूड होना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी इनकम थी जो इनकम बन चुकी थी, पैसे नहीं आए थे, रिसीवेबल है, मतलब ये आपकी एक्रूड इनकम है। और एक्रूड इनकम को हम कैसे रिकॉर्ड किया करते हैं, ये पॉइंट नंबर था आई 4th। तो आपकी जो रिसीवेबल इनकम है उसको इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिकॉर्ड करते हैं। रिसीवेबल इनकम डेबिट और इनकम आपका क्रेडिट 1,50,000 से। तो आपने 1,50,000 से क्या करना है? रिसीवेबल इनकम को रिकॉर्ड करना है, जो कि आपका करंट एसेट हुआ करता है, और इनकम क्रेडिट होके बढ़ रही है तो इनकम में इसको आपने ऐड कर देना। इसको करंट एसेट्स में ऐड और इसको इनकम में ऐड। तो इनकम में ऐड कर दीजिए 1.5 लाख, और रिसीवेबल इनकम का चाहो तो अलग से हेड क्रिएट कर दो, या अदर रिसीवेबल्स जिस तरह प्रीपेमेंट्स एंड एडवांसेस में इंक्लूसिव होते हैं, चाहो तो 150 वहां लिख दीजिए।
एंट्री आपके सामने है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स कर ले। मैम इसका जो आपने कहा है कि उसमें एडवांस पेमेंट प्री पेमेंट और एडवांस में ऐड कर दो, उसमें वो उसमें क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि बेटे जब नॉर्मली जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि कुछ क्वेश्चंस में वो पूल्स बना देता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल अलग से देने की बजाय। अभी जब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, मेरा ख्याल इस क्वेश्चन में था, हर तरह का एक्सपेंस अलग दिया हुआ था, कैरेज इनवर्ड, आउटवर्ड, यूटिलिटी चार्जेस, डिस्काउंट, वेजेस, सैलरीज, पूल्स नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे हर चीज के लिए अलग से हेड होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे एक्सपेंसेस के पूल, एक ही एक्सपेंस का पूल, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो सारे उसमें इंक्लूसिव होते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट के आइटम्स के भी पूल बना लिए जाते हैं। वो पूल किस तरह बनाया जाता है ये देखो मैं आपके सामने बता। देखो बेटे, आपका एक्सपेंसेस और आपकी जो इनकम होती है, ये दोनों एक्रूड और एडवांस हो सकते हैं। ये पढ़ा हुआ है ना हमने। आपका एक्सपेंस भी एक्रूड एडवांस हो सकता है और इनकम भी। अब एक्सपेंस का जो एक्रूड होता है बेटे वो पेबल होता है, करंट लायबिलिटी, और जो इसका एडवांस होता है वो करंट एसेट होता है। इनकम का जो एक्रूड है वो करंट एसेट होता है और जो इसका एडवांस है वो करंट लायबिलिटी होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब वो लोग क्या करते हैं, ये करंट लायबिलिटीज में इन दोनों को मर्ज कर देंगे बजाय अलग शो करने के। वो उसका नाम रखेंगे एक्रूड एडवांसेस, इस तरह करके उसका हेड, जिस तरह यहाँ पे उसने हेड इंक्लूड किया हुआ है। जो ये एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड पे देखो ट्रायल बैलेंस में उसने हेड क्रिएट किया हुआ एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स के नाम पे। अंडरस्टूड बात होती है, अगर एडवांसेस का अलग से उसने हेड ट्रायल बैलेंस में क्रिएट नहीं किया हुआ तो एडवांसेस भी इसमें इंक्लूसिव होंगे, क्योंकि वो भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। बट कीप इन माइंड, इन एडवांसेस में, इन एक्रूअल्स में, अदर पेएबल्स में ट्रेड पेएबल्स शामिल नहीं होते, वो आपने अलग से डील करनी होते। इसी तरह वो क्या करता है कि जनाब इनका इकट्ठा पूल बना देता है। जिस तरह आपके पास इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे प्री पेमेंट्स एंड एडवांसेस के नाम से जो एक्सपेंस एडवांस होता है उसको प्रीपेड कहते हैं, और जो इनकम एडवांस होती है जो है वो तो आपकी उसमें चली जाती है करंट लायबिलिटी में, तो उनका पूल बना देते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी इस कंफ्यूजन में ना जाइएगा, आप अलग अलग से सबके हेड्स क्रिएट कर दीजिएगा, वो आपके लिए इजी टू टैकल हो जाएगा, एग्जामिनर रॉन्ग नहीं करेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ जी बेटा क्लियर हो गया, आगे चलें। मैम ये जो फिर आपका है रिसीवेबल, अब रिसीवेबल का यहाँ पे इसने अलग से कोई हेड तो क्रिएट किया नहीं, फिर रिसीवेबल का खुद कर अलग लें? कर दो, खुद कर लो। वो उन्होंने शामिल किया होता है उसको प्री पेमेंट्स में और एडवांसेस में शामिल किया होता है। आप रिसीवेबल इनकम का अलग से हेड क्रिएट कर दो, और किसी और क्वेश्चन ये में जो अदर रिसीवेबल के नाम से क्रेडिट कर रहा है इनकम, तो इनकम क्रेडिट अब कर रहा है, अब इसका क्या हेड क्रिएट करें? इसका तो हमने पहले जो वो तो और कह रहा है कि वो मिसलिनियस इनकम में शामिल है। जो मिसलिनियस इनकम में शामिल है उसको मिसलिनियस इनकम के साथ ही डील करो। जैसे पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है मेंटेनेंस सर्विसेज चार्जेस जो इसके अलावा है दिसंबर के, तो बेटे इनकम तो इसके अलावा कोई भी नहीं है। एक तो सेल्स है, सेल्स के अलावा जो मिसलिनियस इनकम है उसमें मेंटेनेंस, जो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 है वो दोनों मेंटेनेंस से रिलेट कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस का तो एक ही हेड होगा, और वो कहता है मेंटेनेंस से रेलेवेंट जो इनकम है हमने मिसलिनियस में डाल दी। तो जब उसने खुद कह दिया कि मिसलिनियस में डाल दी, तो मजबूरी है कि हमें उसी के साथ एडजस्ट करना है। तो आपने 940 में ही 120 माइनस करना है और उसी में ये जो 150 था वो आपने ऐड करना है। ठीक होगा मैम। ठीक है। अच्छा बेटे, इंटरेस्ट का पॉइंट ये भी हमने बड़ी दफा डिस्कस किया है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन एरियर। इंटरेस्ट यूजुअली टाइम पीरियड के एंड में ही होता है, एरियर होता है, एडवांस ये हो नहीं सकता। लोन की अमाउंट ढूंढे तो जरा, ये मिल गई। लोन की अमाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे दी हुई है 5150, और वो कहता है ये 12% उस पे जो है वो आपने इंटरेस्ट पे करना है। इससे रेलेवेंट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड इन एरियर ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर ईच ईयर। इसका मतलब है कि हम हर 6 माह के बाद इंटरेस्ट पे करते हैं। Interest accrued for the quarter ended 31st December 2017 has been credited to loan account। यहाँ एक डिफरेंट तरीके की मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि बेटे आपकी लोन की अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता था वो पेएबल होगा। आपने गलती से क्या किया, देखो पेएबल है तो वो आपने क्या किया, लोन की अमाउंट में शामिल कर दिया, और लोन आपकी यूजुअली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, जबकि जो इंटरेस्ट होता है वो अगर पेएबल हो तो वो हमें सेपरेट लिखना होता है। तो हम अब हमें सेपरेट करना है वहां पे
वो कैसे करेंगे? लोन की अमाउंट में ही इंटरेस्ट गलती से शामिल हो गया तो दोनों की अमाउंट को हम सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। ये पॉइंट नंबर है आपके पास भी। लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है 5150 गिवन है, जबकि एक्चुअल में लोन की अमाउंट नहीं है। इसमें कहता है लोन की अमाउंट में मिस्टेकनली आपने इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया। इंटरेस्ट आप मुझे इसमें से सेपरेट करना है, मैं कैसे करूंगी? देखो, इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% है फॉर द ईयर पर एनम, ठीक है। और कितना एक क्वार्टर का इंटरेस्ट जो है वो उसमें शामिल हो गया। इंटरेस्ट रेट फॉर द क्वार्टर वो कितना होगा? एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। तो इसका मतलब है कि 3% जो रेट था एक क्वार्टर के इंटरेस्ट का रेट था वो उसमें आपने शामिल कर दिया। तो जनाब अब हम उसमें से माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि ये अमाउंट कितने परसेंट है? उसमें 3% इंक्लूड है। 5150 में बेटा जी 3% जो है वो इंटरेस्ट इंक्लूड है और 100% अमाउंट जो है वो लोन की है। इसका मतलब है कि ये कितने परसेंट है? ये 103% है। तो 103% से डिवाइड कर दीजिए। 100% लोन की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। So 5150 divided by 3 multiplied by 100, ठीक है। 5150 divided by अमाउंट बिलियंस में आ गई 103 into 100, ये कुछ मिलती करीब करीब अमाउंट लग रही है 5000। तो अभी कंफर्म भी कर लेते हैं इस अमाउंट को। ये लोन की अमाउंट हो गई, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जो एक क्वार्टर का इसमें शामिल है वो कितना है? ऊपर की अमाउंट 150 है। मैं इसको कंफर्म कैसे करूंगी? लोन की अमाउंट अगर 5000 है तो इंटरेस्ट एक क्वार्टर का 5000 का 12% इंटू 3/12 एक क्वार्टर का कितना बनता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 5000 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, यस ये फिर 150 ही आ रहा है। चलिए ये अमाउंट ठीक है। अच्छा अब ये देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से बताती हूँ। वो कहता है कि जो इंटरेस्ट एक्रूड था आखिरी क्वार्टर का जो इंटरेस्ट पेबल था आपने क्या किया? गलती से लोन की अमाउंट में शामिल कर दिया। अब इसकी वर्किंग बैक मैंने कैसे की कि जनाब लोन पे पूरे साल का इंटरेस्ट 12% बनता है, तो एक क्वार्टर का कितना बना? तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 से डिवाइड किया तो इट मींस एक क्वार्टर का जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो 3% बनता है। तो इसका मतलब इसमें 3% जो है वो इंक्लूड है। लोन की अमाउंट 100%, तो इसका मतलब जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 5150 103% है, तो उस अमाउंट को उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दिया। लोन की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए उसकी परसेंटेज 100% से मल्टीप्लाई किया तो मालूम हुआ बेसिकली हमारा जो लोन के प्रिंसिपल अमाउंट 5000 थी और जो उस पर इंटरेस्ट है बेटा जी वो 150 था, तो वो गलती से उसमें शामिल हो गया। तो बेटे अलग कर दीजिए। लोन की अमाउंट 5150 में से इंटरेस्ट एक्रूड 150 अलग करके उसको एक्रूड एक्सपेंसेस में ऐड कर दो, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 1320। 1320 आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसमें 150 डाल दीजिए और 5150 में से माइनस कर दीजिए। रेंट एंड इंश्योरेंस में भी एक प्रॉब्लम है जनाब, वो एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट क्या है उसको पढ़ते हैं। ये है पॉइंट नंबर 6। रेंट एंड इंश्योरेंस में क्या चीज गलती से शामिल हो गई? रेंट एंड इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है? और ये तो कहीं मिल गई 2900। अच्छा
अब पढ़ते हैं कि जनाब इसमें प्रॉब्लम क्या है। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम था 8 लाख का फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज बाय टीई ट्यूलिप एंटरप्राइजेस फॉर द डिपार्टमेंट हेड एंड द ऑनर्स फैमिली मेंबर्स। जनाब हेल्थ इंश्योरेंस थी डिपार्टमेंट के हेड्स के लिए भी, मतलब बिजनेस का भी इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, और ऑनर के फैमिली मेंबर्स का भी। ऑनर के जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो ड्राइंग्स होते हैं, वो बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ऑनर के फैमिली मेंबर्स की इंश्योरेंस करवाई है वो हम बिजनेस के एक्सपेंस रेंट एंड इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि 8 लाख में दोनों शामिल है, और बिजनेस की इंश्योरेंस प्रीमियम भी, ऑफिस का और उनके ऑनर्स के फैमिली मेंबर्स की भी। प्रीमियम परटेनिंग टू द ऑनर फैमिली मेंबर, चले उसने खुद ही बता दी कि ऑनर के फैमिली मेंबर्स की जो इंश्योरेंस थी वो 2 लाख थी, ये ड्राइंग्स थी, इसको तो पहले इसमें से माइनस करो। लेस ड्राइंग्स 2 लाख की 2900,000 में कॉमन होगा ही, डेफिनेटली 1000 कॉमन है, तो 200 इसमें से माइनस कर देंगे और ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। अगर ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में यस गिवन है आपको 490 की, 200 वहां जमा कर दो, यहाँ से माइनस कर दिया। अब बाकी अमाउंट बची 6 लाख की, उसका क्या रौला है वो सॉल्व कर लेते हैं। ऑफिस इंश्योरेंस, उसका क्या प्रॉब्लम है, कहता है ये पॉलिसी 30 जून 2018 तक की है। इसका मतलब है अगले 6 माह की भी आपने इंश्योरेंस पहले ही इस साल में पे कर दी हुई है, तो 6 माह का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस एडवांस है वो माइनस यहाँ कर देते हैं। तो 6 माह का इस तरह लीजिए, निकाल दिया 3 लाख, तो 6 मंथ का हमारे पास 300,000 है। तो जनाब आपने एडवांस इंश्योरेंस जो है वो भी एक्सपेंस में से निकाल देना है। ये रिमेनिंग आपके पास एडजस्टेड एक्सपेंस आएगा इन रेंट एंड इंश्योरेंस का, जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है। 500 को माइनस करके 2400। अब 200 का दूसरा इफेक्ट क्या है, ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। 300 का दूसरा इफेक्ट क्या है बेटे, ये एडवांस एक्सपेंस है, और जो एडवांस एक्सपेंस होता है वो हमारे पास क्या है, करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में जाके आपने 300 को ऐड कर दो या अलग से हेड क्रिएट कर दो, इट्स अप टू यू कि आपने क्या काम करना है। वैसे प्री पेमेंट्स को उसने हेड क्रिएट किया हुआ है, प्री पेमेंट्स एडवांसेस को कहते हैं, एसेट की साइड में 1740, वहां 300 ऐड कर दीजिएगा। हम सिर्फ ड्राइंग में से माइनस करना 200 और प्री पेमेंट ड्राइंग्स में माइनस नहीं करना, रेंट एंड इंश्योरेंस में से माइनस करना है, ड्राइंग्स में ऐड करना है। आपने माइनस नहीं किया, ये तो मैंने रेंट एंड इंश्योरेंस में से बेटे माइनस किया। एक इफेक्ट इसका ये है, दूसरा इफेक्ट इसका ऐड करना है। हाँ, ड्राइंग्स में ऐड करना है, रेंट एंड इंश्योरेंस में गलती से शामिल था, यहाँ से माइनस करना। जी ओके हो गया। 300 को अब भी ये ऐसे करना है, 300 रेंट एंड इंश्योरेंस में से माइनस करना है, ये एडवांस था इसलिए इसे एक्सपेंस में से माइनस करके एसेट में डाल दें, प्रीपेमेंट्स में डाल दें। हो गया मैम। अच्छा, उसके बाद एक और, अच्छा वो तो अगली गलती हमने पढ़ी नहीं, अगली गलती भी थी इसी में, मैंने नेट ऑफ कर दिया। 12 लाख का भी कोई प्रॉब्लम था, ₹1200,000 पेड अगेंस्ट द एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त 2018। मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 2017 में, लेकिन देखो इसमें रेंट की एडजस्टमेंट भी इसी में आनी है और इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट भी इसी में आनी है। ये इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट्स यहाँ हमने दी, अब रेंट की एडजस्टमेंट भी इसी में अकाउंट फॉर करेंगे। एडवांस रेंट इसमें इंक्लूड है तो भाई वो भी माइनस कर देते हैं। कितना एडवांस रेंट शामिल है, कहता है पूरे साल का 12 लाख है, और ये 12 लाख जो है कब तक का है, ये 31 अगस्त 2018 तक का है, अगले साल के भी 8 मंथ्स को कवर अप कर रहा है। इसका मतलब है कि जनाब 8/12 करोगे 8 लाख, वो भी माइनस कर, ये रिमेनिंग आपके पास एडजस्टेड रेंट एंड इंश्योरेंस की अमाउंट आएगी। ये आपको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करनी है। तो जनाब 2400 में से 800 भी माइनस कर देते हैं, कर दो आप भी 1600। अब 1800 का दूसरा क्या है, ये भी एडवांस रेंट है, एडवांस एक्सपेंस है,
प्रीपेमेंट्स में जाके ऐड कर दो, यहाँ से माइनस किया है और एडवांसेस में इंक्लूड किया है। PE maintains provision for doubtful receivables according to the age analysis of the outstanding balance. Relevant details are as under. बेटे फिर से उसने डेटा से रेलिवेंट एज एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बेटे हमने क्या करना है, प्रोविजन कैलकुलेट कर लेनी है। जो बैलेंसेस हैं रिसीवेबल के वो दिए हुए हैं। 1970 के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन नहीं है, 1000 के अगेंस्ट में 500, 900 के अगेंस्ट 10%, 530 के अगेंस्ट में 20%। आप जो प्रोविजन कैलकुलेट करोगे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बिग और जो प्रोविजन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ उसके साथ कंपैरिजन करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इफेक्ट जो है वो आपने ले लेना है। ये भी हो गया जनाब। उसके बाद डेप्रिसिएशन रेट है, ये पॉइंट्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बताइए अब ये सॉल्व हो जाएगा? सो दैट हमारे पास जो टाइम है मैं चाह रही थी एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करें। बच्चों मैम ये जो आपने ना किया है ना ये अभी ये रेंट इंश्योरेंस वाला, ये जो 12 लाख है 800, अब इसको तो मैंने ऐड कर दिया प्री पेमेंट में 800 को, और माइनस किस में से करना है? ये रेंट एंड इंश्योरेंस में से 2900 में से ये देखो सारी एडजस्टमेंट 2900 की है। ठीक हो गया, इसमें से माइनस कर देना। हाँ वो देखो ना 2900 में मैं सारी एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ। 2900 में से हमजा खुद को अनम्यूट कर लो। 2900 में से 200, 300 और 800 तीनों माइनस करना। यस मैम। कामिल मैम, वालेकुम सलाम जी हमजा। मैम आपने सेकंड पॉइंट की एडजस्टमेंट क्या की थी? कौन सा सेकंड था? ये मशीन वाला जिसकी एडवांस पेमेंट की हुई थी और वो रिसीव हुई थी 1 अक्टूबर को। हाँ बेटे वो कहता था कि एडवांसेस में इंक्लूड है, तो एडवांसेस में से माइनस कर दो, मशीन में डाल दो। एडवांस को क्रेडिट और प्लांट एंड मशीनरी का जो अकाउंट है उसमें डेबिट कर दें। उसमें डेबिट कर दो। और मैम जो टेस्ट हुआ था चैप्टर नंबर 10 का, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का। अच्छा हाँ जी बिल्कुल हुआ था। डेप्रिसिएशन वाले का हाँ 10 जी या शायद 11 था, तो हाँ जी। उसका मैम जो टेस्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करवाना था आपने। अच्छा चले वो भी इंशाल्लाह, वो फिर मैं पता है क्या करूंगी, उसको सॉल्व करके अगर व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी पिक्चर फॉरवर्ड कर दूं डिटेल में, जिस तरह मैं वर्किंग किया करती हूँ इस तरह वर्किंग करके, और अगर नहीं, फिर भी मैम समझ वो आ में गई थी। उसमें एक पॉइंट था अच्छा वो समझ नहीं आया था उसमें ना, उसमें एक पॉइंट था वो समझ नहीं आया था, वो ऐसे देखने हाँ? से नहीं आएगा। वो अगर काइंडली आप अकेला वही पॉइंट करवा दें तो भी काफी होगा। अच्छा चलो अब मैम मैं ऐसा सर से कर ले कहती कि हूँ मुझे अभी क्वेश्चन दे दें। अब अगर चलो अभी फिर करवाना तो या फिर मतलब के मैम एक और लेक्चर रख लें कल। नहीं थे वो बेटे कल का फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जनाब आज आपकी क्लास आपको हैंडओवर कर दूंगी, मैं बाय बाय कर दूंगी। कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अच्छा मुझे चेक करने दो, शायद यहाँ पे, या मैं पूछती हूँ कि अगर मुझे वो क्वेश्चन पेपर मिल जाए, अभी देखते हैं ठीक है। लेकिन जब तक आप स्टूडेंट ने जाना नहीं है कहीं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 के एडजस्टमेंट्स को देखो, वो मैंने डिस्कस करनी है, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करनी है।
अच्छा बेटे उस क्वेश्चन का भी कुछ कर लेते हैं। मैं सर कयूम से रिक्वेस्ट, हेलो आर यू देयर बच्चों? जी मैम। अच्छा उसमें ये है कि बेटा इस तरह करूंगी, मैं सर कयूम से रिक्वेस्ट कर दूंगी कि अगर कल का मेरा आपके साथ लेक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता तो वो आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर, चाहे वो 30 मिनट्स की छोटी सी क्लास आपके साथ रहे, ठीक है? फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लोग मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, जब तक मेरे पास क्वेश्चन भी आ जाएगा। चलें जनाब जल्दी से, जितना टाइम है हम उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 के भी अगर कोई डिफरेंट पॉइंट है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि चलें तो उसमें है क्या डिफरेंट चीज, बस ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इससे प्रीवियस जितने क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, वो आप मैम? बहुत अच्छे से कर। हाँ जी बेटे। मैम ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एंट्री करवाई थी, एक आपने इसका इफेक्ट दिया था, इसमें मिसलेनियस इनकम में माइनस करना था, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे था? किस क्वेश्चन में जाऊं? इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, अच्छा जो अभी जो किया थर्ड 1,20,000 से मिसलेनियस इनकम में माइनस किया था हमने। हाँ और ये देखो दूसरे 1,20,000 यहाँ कहीं शो हो रहा होगा, या 1,20,000 मैम ये अदर इनकम में आपने ना एक हेड आपने क्रिएट करवाया कि उसमें ये आपने लो, प्लस बताइए। करवाया 120 नहीं और मिसलेनियस वैसे आपने 120 से इनकम कम हो रही है ना, खैर मैं क्वेश्चन पे भी जाने दो। और वो कहते हैं ये अमाउंट मिसलेनियस इनकम में शामिल है, तो 940 की मिसलेनियस इनकम है, उसमें से 120 माइनस कर दो बेटे, जी। और इसका 120 का ही बताना है ना, और 150 एक्रूड है वो ऐड कर, मतलब 940 में दोनों के इफेक्ट्स है। नहीं मैम 120 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे है? वो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये देखो स्लाइड आपके सामने बेटे, ये एडवांस इनकम है, और जो एडवांस इनकम होती है वो हमेशा क्या होती है? करंट लायबिलिटी हुआ मैम करती है। लायबिलिटी। हाँ और करंट लायबिलिटी होती है ना, तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे देखो एडवांसेस के नाम से उन्होंने करंट लायबिलिटी का हेड उसमें शामिल होता है एक्रूअल्स एंड पेबल्स में, चाहो तो उसमें ऐड कर दो, नहीं तो एडवांस इनकम का अलग से हेड क्रिएट कर दो और उसमें डाल दो एडवांस मिसलेनियस इनकम 120। ठीक है मैम। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटे। एक्रूअल एंड अदर पेएबल वाले। मैम ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, डेप्रिसिएशन निकालनी है 15% हाँ इसी जी क्वेश्चन में। हाँ जी हाँ जी। इन्होंने ऑलरेडी हमें कैरी डाउन बैलेंस नहीं दिया हुआ प्रोविजन का। हाँ जी उसमें देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं, कोई डेट नहीं दी हुई, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस है। और यहाँ पे क्या तो कह रहे हैं, डेप्रिशिएट्स, ये हमें क्यों दी है? ये पता ठीक क्यों है, की है, देखो उसने पास्ट टेंस यूज नहीं किया, उसने ये नहीं बताया कि डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, ये बेसिकली टीई डेप्रिशिएट करता है इस रेट से, वैसे उसे यहाँ प्रॉपर्ली लिखना चाहिए इज टू बी डेप्रिशिएट, इसको अगर इज टू बी डेप्रिशिएट में नहीं कंसिडर करूँ तो इसका मतलब अगर मैं ये सपोज कर लूं कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी होगी, तो सिर्फ फिर नॉन करंट एसेट में जो एक एडजस्टमेंट आई है वो 4,50,000 जो मशीन में इंक्लूड किया है वो पहले डेप्रिशिएट नहीं था, उसको डेप्रिशिएट कर लूंगी बस। और कितने महीने का? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह का। और अगर डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड मैं इसको सपोज करूं तो जनाब इसका मतलब है कि रिमेनिंग एसेट्स पे भी मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अदर देन 4,50,000। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है मैम उसने तो रिड्यूसिंग बैलेंस का है और इसका क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने दिया ही नहीं है। क्या बना, देखो बेटे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू डेबिट साइड पे मिलेगी आपको ट्रायल बैलेंस की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको क्रेडिट साइड से मिलेगी। वो तो 4630 कैरी डाउन, वो कौन सा इसका? वो पता है क्या कर रहा है, अगर तो मैं इसको ये सपोज करूं कि बेटे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई भी तो वो ओपनिंग बैलेंस है, और अगर मैं सपोज कर लूं कि चार्ज हो चुकी भी फिर तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी, वो क्लोजिंग बैलेंस है, सिर्फ जो मशीन में नई अमाउंट 4,50,000 की आई उसको शामिल कर वो देखो डेप्रिशिएट कर रहा है या नहीं। लेकिन नॉर्मली होता पता है क्या है, अगर इस तरह डेप्रिसिएशन का कह दिया जाए, इज टू बी का वर्ड यूज कर दिया जाए, या वो कह दे कि वो डेप्रिशिएट करता है इसके अकॉर्डिंगली, तो और परसेंटेज रेट वगैरह सब कुछ गिवन हो तो फिर डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ती है। वो देखो तो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैसे मतलब करनी कि चाहिए। हम 12950 को हम माइनस करेंगे -4630, हाँ फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे हाँ जी 2.15, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 1248 आएगी। चेक कर लेना उन्होंने की भी है कि नहीं, क्या वो क्या कर रहा है, डेप्रिसिएशन हाँ जी वो चार्ज कर रहा है, ठीक हो गया। 450 की तो हमने करनी ही करनी है क्योंकि वो मशीन में इंक्लूड था नहीं, बाकियों को भी चार्ज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हाँ ये बेसिकली है कि टीई इज टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रीवियस भी क्वेश्चंस आए हैं ना,
वो प्रोविजन Yes. का के साथ कोई डेट नहीं देता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ, एक्यूमुलेटेड के साथ कोई डेट नहीं देता, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाके कह देता डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइड, मतलब करनी है प्रोवाइड, अभी कैलकुलेट करना है। और कोई क्वेश्चन? नो ठीक है, मैम हाँ जी बेटे। मैम आपने कहा कि कुछ भी पूछना तो फिर मेरे से राब्ता कर ले, हम आपको किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? जिस हम बाकी स्टूडेंट करते हैं वो लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, अगर मैं अवेलेबल उस टाइम में फारिग हूँ तो मैं पिक कर लेती हूँ, नहीं तो वो बच्चों के पास होता है वो ऑफ कर देते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे कर दो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगी, मैं खुद कॉल बैक कर लिया करती हूँ स्टूडेंट को। मैम व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर इंडिविजुअली पे? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर लो, वैसे सिम पे कॉल करनी है, इट्स अप टू यू। ठीक है मैम, ये पूछना था, थैंक यू। यू वेलकम। जी बेटे, अब जल्दी से आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 में जो डिफरेंट पॉइंट्स आई हैं वो बेसिकली अब आप देखो वही सारे पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एंडिंग क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया था कि अगर वो हो गए तो प्रीवियस आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो जनाब सोफिया ट्रेडर केस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे डायरेक्टली चलें या एक दफा हम उसकी ट्रायल बैलेंस पे फोकस करें? कर क्या रहा है, हमारा बिजनेस ईयर क्लोज हो रहा है 30 जून 2018, डेप्रिसिएशन के साथ उसने ओपनिंग डेट दे दी, ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोविजंस, प्रीपेड, एडवांसेस, बैंक डिपॉजिट। अच्छा अब इसमें देखो नया पॉइंट क्या है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे देखो पेज नंबर 526 पे बैंक डिपॉजिट अकाउंट है 1400 का, उसके साथ भी परसेंटेज दी हुई है। तो बेटे अगर बैंक से हम कर्जा लेते हैं हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है। तो अगर हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हमारा बैंक डिपॉजिट है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे दी हुई है ये वैल्यू, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, हमारा एसेट है, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, उस पर 7% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? ये पैसे जब जितने अरसे के लिए पैसे जमा कराए। मेरे बिजनेस का ईयर क्लोज हो रहा है 30 जून 2018, तो डेफिनेटली ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2018। तो ये मैंने 1 जुलाई 2017, तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने की है जनाब 1 फरवरी 2017, तो करंट ईयर में पूरा साल ये पैसे मेरे बैंक में डिपॉजिट रहे हैं, तो 1400 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये मेरी इनकम बनेगी। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, पेबल्स, एक्रूअल्स, सेल्स, परचेजेस, रिटर्न्स, सैलरीज, बाकी सारे कॉमन पॉइंट है। ये देखो बल्कि उसने दिया भी हुआ है इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट। चलो बैंक डिपॉजिट का पहले पॉइंट सॉल्व करते हैं। हमने बैंक में पैसे जमा कराए 1400 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे, उस पे 7% इंटरेस्ट कितना बनता है जनाब? वो बनता है 98। ठीक है, तो उन्होंने कितना दिया हुआ है? सेम जिस तरह हम लोन के केस में इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं, इसी तरह डिपॉजिट के केस में भी इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। टोटल इंटरेस्ट हम लोन की अमाउंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं और जितना इंटरेस्ट टोटल बनता है हम कहते हैं वो हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर है, वो इनकम स्टेटमेंट में लिखिए। और उसके बाद देखिए कि उसमें से कितना पे हो गया और कितना पेएबल है। जो पेएबल होता है वो हम करंट लायबिलिटीज में लिख लिया करते हैं। इसी तरह बेटे इस इंटरेस्ट इनकम का भी आपने यही काम करना है कि जनाब टोटल इंटरेस्ट इनकम बनती कितनी है वो मैंने कैलकुलेट किया और वो मेरे पास बनती है 98, जबकि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे वो कहता है कि आपने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया हुआ है 82, तो रिमेनिंग जो इंटरेस्ट है 16 का वो आपके लिए रिसीवेबल। अब इसका क्या करेंगे? इसका आपने ये करना है कि टोटल इंटरेस्ट इनकम इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है 98 की, जितनी रिसीव हो गई वेल एंड गुड, जो रिसीवेबल है वो आपने बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में ले जाना। सस्पेंस अकाउंट है वो बड़ी दफा आ चुका, वो कोई ना कोई मिस्टेक होती है हम रेक्टिफाई करके 50 के सस्पेंस को खत्म कर देते हैं। आगे चलते हैं, वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री वाज 7.4 मिलियन। ठीक है, इन्वेंट्री इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग टू 40,000 विच वर डैमेज्ड। अभी ये सिर्फ डिस्कस करूंगी, सोल्यूशन आपके एंड पे छोड़ दूंगी, देखते हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं, इसलिए गौर से सुनिएगा। Inventory included goods costing 2,40,000 which were damaged in the warehouse, and these goods can be sold for 2,50,000 after incurring the cost of 16,000.
तो सिंपल एनआरबी उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। 250 में से बेटे 16 को माइनस किया, एनआरबी उसकी 230 बनती 234 बनती है, जबकि कॉस्ट है 240। तो जनाब इसे एनआरबी कम है, एनआरबी पे शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पे शामिल है। तो जनाब 6000 ज्यादा इसकी वैल्यू इंक्लूड है, तो जितनी वैल्यू ज्यादा इंक्लूड है वो माइनस कर दीजिएगा। अब कैसे माइनस करना है ये जनाब हमने बड़े क्वेश्चंस में किया कि इन्वेंट्री में से माइनस और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेकर जाए। नॉर्मल लॉस है सीजीएस में, उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा। इन्वेंट्री को कम करना है, इन्वेंट्री क्रेडिट और सीजीएस डेबिट। Rent includes payments of annual rent of 2,40,000 expiring on 30 नवंबर 2018। 30 नवंबर हमारा बिजनेस क्लोज हो रहा है 30 जून को। 30 नवंबर 2018 का मतलब ये है कि जनाब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 मंथ्स का एडवांस रेंट है। और टोटल रेंट जो आपने पे किया 2,40,000 वो सारे का सारा रेंट में शामिल कर दिया, जबकि उसमें से 5 माह का जो था रेंट वो एडवांस था, वो उसमें से माइनस करेंगे। और नहीं और दूसरी बात क्या है, नो 2,40,000 एक्सपायर तो 30 नवंबर को हो रहा है। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ तक होती तो मैंने 5 माह का एडवांस रेंट फाइंड आउट करके रेंट में से माइनस कर देना था और एडवांस एक्सपेंसेस में करंट एसेट्स में लिख देना था। आगे भाई साहब ने जाके बात ही बदल दी, कहते हैं वो रेंट था ऑनर के रेसिडेंस का। भाई ये तो बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं था, ये चाहे एडवांस था नहीं था, ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस था, सारे का सारा निकाल। अगर ये बिजनेस एक्सपेंस होता तो मैं सिर्फ एडवांस की अमाउंट निकालती, लेकिन ये टोटल खर्चा ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है। भाई इसको बिजनेस के रेंट के एक्सपेंस में से 240 निकालोगे, ड्राइंग में डाल दोगे। प्रीपेड इंश्योरेंस रिप्रेजेंट प्रीमियम विच एक्सपायर्ड ऑन 31 जनवरी 2018, while insurance represent annual premium which is expiring on 31 जनवरी 2019। प्रीपेड इंश्योरेंस किधर है भाई? अच्छा, ट्रायल बैलेंस में आपको प्रीपेड इंश्योरेंस का बिगिनिंग बैलेंस दिया हुआ है 140। ये प्रीपेड इंश्योरेंस का बिगिनिंग बैलेंस है और वो कहता है ये जो बिगिनिंग बैलेंस है इसका टाइम पीरियड 31 जनवरी 2018 को हमारे करंट ईयर में क्लोज हो जाना था, ठीक है। While इंश्योरेंस रिप्रेजेंट, इसके अलावा भी इंश्योरेंस दी हुई है, ढूंढे। हाँ जी मिल गई। पेज नंबर 527 पे इंश्योरेंस की अमाउंट दी हुई है 300। ये कहता है जो इंश्योरेंस की अमाउंट है इसका टाइम पीरियड एंड हो रहा है 31 जनवरी 2019 को जाके एंड हो रहा है। इसका मतलब इसमें कितने माह का एडवांस शामिल है? मेरा बिजनेस का ईयर क्लोज हो गया 30 जून 2018, इट मींस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 7 मंथ्स का इसमें एडवांस शामिल है 300 में। तो 7 मंथ्स का एडवांस इसमें से निकाल दोगे, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। यहाँ पे ये चीज डिफरेंट है, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको सॉल्व करवा। एक्रूअल ऑफ प्रीपेमेंट के चैप्टर में अगर याद हो आपको बेटे, मैंने एक्सपेंसेस के और इनकम्स के अकाउंट्स भी बनवाए हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो, कोई भी एक्सपेंस हो, उसका प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस, उसी एक्सपेंस के एक्रूअल्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ही हो, तो बेहतर होता है कि एक्सपेंस फॉर द ईयर फाइंड आउट करने के लिए आप उस स्पेसिफिक एक्सपेंस का अकाउंट बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगी इंश्योरेंस अकाउंट, ये एक्सपेंस अकाउंट है और प्रीपेमेंट्स की बात कर रहा है। जो एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं बेटे वो हमारे एसेट्स होते हैं, उनका बैलेंस बिगनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, प्रीपेड का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे और प्रीपेड का कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे आता है। जो हमने एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश पे किया होता है वो कौन सी साइड पे आता है? डेबिट साइड पे, बैंक के नाम से। और जो इनकम स्टेटमेंट में हमारी एक्सपेंस की अमाउंट जानी होती है वो क्रेडिट साइड पे आती है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस का देखो, उसके साथ उसने ईयर का बिगिनिंग डेट भी दी है। वो कहते हैं इंश्योरेंस आपके पास है 140 एडवांस। जो ट्रायल बैलेंस में बेटे एक्सपेंसेस की अमाउंट दी जाती है, मैं बार बार इस चीज पे फोकस करती हूँ। ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंसेस की अमाउंट गिवन होती है वो पेड वाली अमाउंट होती है, वो गिवन है 300।
जो एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश आपने पे किया। अब क्लोजिंग प्रीपेड आप खुद कैलकुलेट कर लो। कहता है जो 300 आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है उसका टाइम पीरियड एंड हो रहा है 31 जनवरी 2019 तक, तो मैंने 30 जून 2018 तक का एक्सपेंस लेना है। जो अगले 7 मंथ्स हैं वो एडवांस है, और वो जो एडवांस होगा वो ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो मैंने 300 का 7/12 कर लेना। $175। तो इसका मतलब है कि जनाब मेरी इनकम स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी? 440 माइनस 175। इनकम स्टेटमेंट में जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस आपने लेकर जाना है वो 265 का लेके जाना है। और जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट हम क्लोजिंग बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में 175 की अमाउंट जाएगी और ये अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंस आपके पास क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। आगे चलते हैं जनाब। सस्पेंस का क्या रोला है जनाब? सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स गुड्स रिटर्न बाय एसटी। एसटी क्या? सोफिया ट्रेडर। हमने चीजें वापस की हैं। हम कौन सी चीजें वापस करते हैं? परचेज की भी चीजें वापस करते हैं। तो परचेज रिटर्न्स थी। परचेज रिटर्न्स की एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज रिटर्न्स क्रेडिट और सप्लाई पेएबल डेबिट। सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स गुड्स रिटर्न्ड बाय एसटी। एसटी ने चीजें वापस की विच वर डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट। इसका मतलब है कि सप्लायर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, हो गया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, उसको क्रेडिट नहीं किया होगा। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो, सस्पेंस को डेबिट कर दो। कितने से? सस्पेंस की अमाउंट के इक्विवेलेंट कह रहा है 50 से लीजिए। सस्पेंस 50 से डेबिट होके जो 50 का क्रेडिट है वो कैंसिल हो जाएगा। परचेज रिटर्न्स को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, परचेज रिटर्न्स रिकॉर्ड हो जाएंगी क्रेडिट होके। तो परचेज रिटर्न्स जो हैं वो देखो कहाँ कितनी अमाउंट है। परचेजेस की अमाउंट हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे मिलती है और उसके रिटर्न्स की अमाउंट आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे मिलेगी। देखो उसने पेज नंबर 527 पे रिटर्न्स पैरेलल दिए हुए हैं। एक रिटर्न की अमाउंट 950 दी हुई, एक 700। आपको खुद से गेस करना है इसमें से परचेज रिटर्न की अमाउंट और सेल्स रिटर्न की अमाउंट कौन सी है। 950 सेल्स रिटर्न्स हैं और बेटे जो 700 है ये आपके पास परचेज रिटर्न्स है। तो 700 परचेज रिटर्न्स है, उसमें 50 ऐड कर दीजिए और दूसरा वो सस्पेंस में डेबिट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस नील हो जाएगा। आगे चलते हैं जनाब। 29 June 2018 dishonored check of 285,000 were returned by the bank and no entry has been made in the books of this return. This check was received from a customer net of 5% settlement discount. हमने कस्टमर से चेक लिया था, डिसऑनर्ड हो गया भाई, तो कस्टमर से जो चेक लिया उसकी जो एंट्री है उसका रिवर्सल डाल दो। कस्टमर से जब हम चेक रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? हम बैंक को डेबिट करते, डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं उसको भी डेबिट करते हैं और कस्टमर रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन अब जब डिसऑनर्ड हो जाए सारा कुछ उल्टा कर देते हैं, डिस्काउंट भी कैंसिल हो जाता है। भाई डिस्काउंट तो इसलिए दिया था तुम जल्दी पैसे दे दो, तुमने जो जल्दी पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ चेक वो ही डिस ऑन हो गया, तो डिस्काउंट भी कैंसिल। रिसीवेबल को डेबिट, डिस्काउंट को क्रेडिट और बैंक को क्रेडिट। अमाउंट्स लिख लेते हैं। चेक था 2,85,000 का, और ये कितने परसेंट डिस्काउंट के बाद था? ये जनाब 5% डिस्काउंट के बाद का था। इसका मतलब 2,85,000 की अमाउंट जो है वो 95% थी। 2,85,000 की जो अमाउंट थी ये 95% थी। 100% अमाउंट निकालो, इसको 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। भाई हमने अपने कस्टमर से 3 लाख लेना था और उसको हमने 15,000 का डिस्काउंट जो था वो अलाउ किया था। तो जब हमने उससे चेक रिसीव किया था ये एंट्री की होगी। अब क्योंकि डिसऑनर हो गया हुआ है तो इस एंट्री को उल्टा कर दो। आपने ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी, दिस वन।
जहां डबल टिक किया हुआ है। इसको एंट्री को पास करोगे तो क्या होगा, बैंक में से 285 माइनस कर दो, बैंक का बैलेंस देखो ढूंढो किधर है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस पेज नंबर 526 पे 620 दिया है, उसमें से बैंक माइनस करोगे 285 और डिस्काउंट अलाउड ढूंढो अब किधर है। डिस्काउंट की अमाउंट्स भी देखो उसने क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 527 पे डेबिट साइड पे डिस्काउंट 270 और क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट 220। अब खुद रिकॉग्नाइज करो इसमें से कौन सा डिस्काउंट है। जो 270 है डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो डेबिट साइड पे होगा। जो 270 है ये डिस्काउंट अलाउड है और जो 220 है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमने डिस्काउंट अलाउड में एडजस्टमेंट करनी है क्योंकि कस्टमर से रेलेवेंट जो डिस्काउंट होता है वो अलाउड होता है। तो डिस्काउंट अलाउड जो है उसमें से 15,000 माइनस कर दो, मतलब 15,000 कॉमन लिया हुआ है। 270 में से 15 माइनस 250 की एडजस्टमेंट करा दी। रिसीवेबल में 300 ऐड करो, रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं, किधर है जनाब मेरे रिसीवेबल, यस पेज नंबर 526 पे रिसीवेबल की अमाउंट है बेटा जी 5350, उसमें 300 ऐड कर दो। ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन थी लेकिन डेफिनेटली हमने रिकॉन्सिलेशन में इसको पढ़ा हुआ है। ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब जनाब 4% प्रोविजन क्रिएट करनी है तो रिसीवेबल का एडजस्टेड बैलेंस आपके पास आ चुका होगा। जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है अमाउंट 5350, उसमें 3 लाख ऐड किया। इससे पीछे तो नहीं है कोई रिसीवेबल में एडजस्टमेंट हमने की, इससे प्रीवियस हमने रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं की। तो सिंपल आपने 300 ऐड करना है, रिसीवेबल 5350 में 5650 की अमाउंट आ जाएगी। 4% प्रोविजन क्रिएट करके वो आपको मालूम है फर्दर क्या करना है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इफेक्ट लेना है विद रिस्पेक्ट टू इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट में क्या करना है रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस में से प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दें। एसटी पेड सोफिया ट्रेडर जिनको हम सॉल्व करें, हमने पैसे दिए 3,88,000 के और हमें उस पर 3% डिस्काउंट मिला था और हमने इसका क्या किया, विच वॉज डेबिटेड टू द सप्लायर अकाउंट विद द सेम अमाउंट। अच्छा चलो इसकी पहले एंट्री पास करते हैं फिर इसको देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्या होगी। हमने 3,88,000 की पेमेंट की थी, कैसे की थी, चेक वेक कुछ नहीं, चलो जो भी बैंक की सपोज कर लेते हैं। हमने पेमेंट की थी बैंक अकाउंट को क्रेडिट और हमें डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, पेमेंट के लिए इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, उसे क्रेडिट होना चाहिए था और सप्लायर मतलब अकाउंट्स पेबल को डेबिट होना चाहिए। पेमेंट थी 388 की और ये अमाउंट जो है ये आफ्टर 3% डिस्काउंट है। इसका मतलब ये कितने परसेंट हुई, 3% का मतलब ये 97% हुई। 3,88,000 डिवाइडेड बाय 97% इनटू 100। भाई हमने टोटल पेमेंट करनी थी 4 लाख की और उसमें से 388 की पेमेंट की है माइनस बाकी हमारा डिस्काउंट है 12,000 का डिस्काउंट रिसीव है। अब देखते हैं कि हमसे मिस्टेक क्या हुई है। पेमेंट इतनी की विच वॉज डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दिया, मतलब सप्लायर को भी आपने एक्चुअल में ये एंट्री होनी चाहिए थी, आपसे रॉन्ग एंट्री क्या हुई, आपसे रॉन्ग एंट्री हुई, आपने अकाउंट्स पेएबल को भी उसी अमाउंट से जितनी अमाउंट का चेक पे किया था उससे डेबिट कर दिया। इसका मतलब डिस्काउंट आप रिकॉर्ड नहीं किए, आपने 3,88,000 से ही सप्लाई को डेबिट और इसी अमाउंट से बैंक को क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड नहीं किया और अकाउंट्स पेएबल को 12,000 से कम डेबिट किया है। तो जनाब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या बनेगी, इसकी जनाब रेक्टिफिकेशन ये बनेगी अकाउंट पेएबल को कम डेबिट किया और डेबिट कर दो, डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया कर दो, डिस्काउंट रिसीव्ड 12,000 से रिकॉर्ड नहीं किया कर दिया, अकाउंट्स पेबल 12,000 से कम डेबिट है और डेबिट कर दिया। अब इसके फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट्स खुद सोच लीजिए। अकाउंट्स पेबल आप डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब लायबिलिटी कम हो रही है और आपके डिस्काउंट रिसीव की इनकम बढ़ रही है। अकाउंट्स पेएबल किधर है, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट, ट्रेड पेएबल की अमाउंट 3,500 बेटे
उसमें आपने ये 12,000 जो है, मतलब 12 सिंपल, 1000 को तो कॉमन लिया हुआ ना, 12 आपने अकाउंट्स पेबल में ऐड कर देना है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी, सॉरी, पेबल में से माइनस कर देना है, पेबल डेबिट हो रहा है, आपने ट्रेड पेबल 3500 में से 12 माइनस कर देना है, पेबल लायबिलिटी है डेबिट होके कम हो रही है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट होके बढ़ रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट कितनी है, डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट है 220 क्रेडिट साइड पे, उसमें 12 जमा कर, ये पेबल में से माइनस होगा और ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है उसमें 12 ऐड कर। फर्स्ट मार्च 2018 ने इक्विपमेंट वाज सोल्ड फॉर 4 लाख एंड इट्स सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू द इक्विपमेंट अकाउंट। दिस इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख ऑन 1 जुलाई 2017 विद द बुक वैल्यू ऑफ 360। अच्छा, डिस्पोजल में कोई गड़बड़ हुई है, ये भी हमने रेक्टिफिकेशन में पढ़ा हुआ है। ट्रायल बैलेंस पे रेक्टिफाइंग एंट्री के इफेक्ट्स देते हैं। अगर जिस तरह मैं सॉल्व करवाती हूँ ना, इस तरह डिटेल वर्किंग करोगे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। एक दो दफा टाइम ज्यादा लगता है इस अप्रोच पे इतनी डिटेल वर्किंग करने पे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी इतनी ज्यादा ग्रिप हो जाती है, आपके माइंड में ही रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनना शुरू हो जाती हैं, फिर आप यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो पेपर में। लेकिन रिस्क ना लीजिएगा, ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी आपने किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना है, इसी तरह डिटेल वर्किंग करनी। और मेरे इस मेथड में डिटेल वर्किंग में टाइम जरूर लगता है, लेकिन बेटे श्योरिटी है कि मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। अच्छा, अब देखिए, इक्विपमेंट बेचा था, डिस्पोजल की एंट्री हम क्या पास किया करते हैं कि जनाब पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो एसेट बेच रहे होते हैं उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, और जो एसेट जा रहा होता है, जैसे इसमें एसेट का नाम है इक्विपमेंट, वो कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट होता है। प्रॉफिट लॉस वो डिपेंड करता है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अच्छा, अब मैंने मार्जिन छोड़ दिया एक लाइन का, अब मैं पढ़ती हूँ। कहते हैं जो इक्विपमेंट आपने बेचा था 4 लाख में बेचा था, ठीक है, 4 लाख से बैंक को डेबिट होना चाहिए था, और वो इक्विपमेंट हमने खरीदा था 5 लाख का, कॉस्ट प्राइस थी 5 लाख से, एसेट को क्रेडिट होना चाहिए था। अब वो कहता है कि जब आपने उसको बेचा उसकी बुक वैल्यू 360 थी, इसका मतलब है 500 माइनस 360, हम कितना डेप्रिशिएट कर चुके थे, उसको 140 से डेप्रिशिएट कर चुके थे। अब देखो, एक चीज जो कि 360 की थी आप 4 लाख में बेच रहे हो, इसका मतलब 40,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को क्रेडिट होना चाहिए था। ये डिस्पोजल की हमारी एंट्री बनती है। अब पढ़ते हैं कि जनाब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए। उन्होंने रॉन्ग क्या कर दी, which and its sale proceeds were credited, इक्विपमेंट अकाउंट को सेल प्राइस से क्रेडिट कर दिया, इक्विपमेंट को सेल प्राइस 4 लाख से क्रेडिट कर दिया, इक्विपमेंट को जनाब 1 लाख से कम क्रेडिट किया, और क्या गलती हुई? दिस इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, इसका मतलब है इसके अलावा आपने कोई और इफेक्ट दिया ही नहीं है। 4 लाख से आपने इक्विपमेंट को क्रेडिट किया और बैंक को 4 लाख से डेबिट कर दिया, ये आपने रॉन्ग एंट्री पास कर दी, बाकी डिस्पोजल के कोई इफेक्ट नहीं दिए। तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो जनाब बैंक को डेबिट होना चाहिए, किया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड होना चाहिए था, नहीं किया, अब डेबिट करके रिकॉर्ड कर देंगे 1,40,000 से। इक्विपमेंट को 1 लाख से कम क्रेडिट किया है और क्रेडिट करेंगे, होना 5 लाख से क्रेडिट चाहिए था, आपने 4 लाख से क्रेडिट किया, 1 लाख से कम क्रेडिट किया, ये क्रेडिट कर दिया। दूसरा प्रॉफिट भी रिकॉर्ड नहीं किया, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर देंगे 40,000। लीजिए, मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, उसका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट कंप्लीट। अब रेक्टिफाइंग एंट्री के ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट देने आप, चलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, कोई है डेफिनेटली ऐसा पहले ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, तो आपने ट्रायल बैलेंस में 40,000 का जो प्रॉफिट है किसमें रिकॉर्ड करोगे? अदर इनकम में। जब इनकम स्टेटमेंट में जाओगे, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करनी है, वहां पे आपने 40,000 को लिखना है। इक्विपमेंट में से 4 लाख ऑलरेडी माइनस हो चुका है, 1 लाख इक्विपमेंट में से माइनस करो,
इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 17,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है। 17,000 में से 400 माइनस करो, 4 लाख नहीं माइनस करा रही क्योंकि 17,000 के साथ 1000 कॉमन लिया हुआ है, हमने भी कॉमन लेना है। इक्विपमेंट में से 100 माइनस करो, ये भी इफेक्ट हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होके कम हो रही है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इक्विपमेंट की 4800, उसमें से भी आपने जो है वो 140 जो है वो माइनस कर देना। बाकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको पता है किस तरह लेते हैं। मैम इक्विपमेंट में से जो 17,000 है उसमें से -400 एंड -100। नहीं, इक्विपमेंट को देखो मैंने कितने से क्रेडिट किया हुआ है, 1 लाख से 100 माइनस। इक्विपमेंट में से हमने माइनस करना 100। हाँ, क्योंकि देखो मैंने इक्विपमेंट को 100 जितनी अमाउंट से क्रेडिट किया वो उतनी अमाउंट से माइनस करो। 40,000 का तो प्रॉफिट है, 40,000 का तो प्रॉफिट है जो कि अदर इनकम में नया हेड क्रिएट होगा, ट्रायल बैलेंस में अदर इनकम में जाएगा। जी ठीक है, रह गया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 140 से डेबिट हो रहा है तो 140 से माइनस कर दीजिएगा। कर दिया। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज, इसमें एक चीज हम भूल गए, आप लोगों ने मुझे याद नहीं कराई, ये बेचा कब है? 1 मार्च 2018 को बेटा जी बेचा है। इक्विपमेंट कब बेचा है? 1 मार्च 2018, और वो बुक वैल्यू कब की बता रहा है? 1 जुलाई 2017 है। तो इसमें मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यूज को चेंज करना है। रुक तो बेटे, इसकी स्लाइड ना, पिक्चर ना लीजिएगा, उसकी सेल डेट देखो, वो हम भूल गए सेल डेट को देखना। सेल डेट है उसकी जनाब हमारे पास 1 मार्च 2018, और उसने बुक वैल्यू कब की बताई हुई? उसने बुक वैल्यू तो हमें बेटा जी बताई हुई 1 जुलाई 2017। तो इसका मतलब है भाई वो जब बेचा तब तक की डेप्रिसिएशन भी उसमें शामिल करो ना। यहाँ 1 मार्च तक 2018 तक तो कितना बनता है? जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 माह, जनवरी फरवरी मार्च, इसकी जनाब आपने 6 and 3 9 मंथ्स की पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। इसकी बुक वैल्यू 1 जुलाई को बताई हुई है, लेकिन प्रॉफिट लॉस जब निकालते हैं तो बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल निकालते हैं। तो मैंने ये एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करा दी, उसमें डेट ऑफ सेल को कंसिडर करना भूल गई। तो सेल अगर ईयर के स्टार्ट में होती फिर सारी एडजस्टमेंट्स हुई, सिर्फ अब वैल्यूज का थोड़ा सा चेंज आएगा। तो जनाब इसको डेप्रिशिएट करते हैं, और डेप्रिशिएट किस तरह किया जाता है लास्ट पॉइंट में देखो, वो डेप्रिसिएशंस बताता है। एसटी को हम डेप्रिशिएट करते हैं, एसटी कंपनी जो है वो इक्विपमेंट को 15% और व्हीकल को 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट करती है। ठीक है भाई, हम इक्विपमेंट को 15% मजीद डेप्रिशिएट करेंगे। इस इक्विपमेंट की कॉस्ट थी जनाब 5 लाख, और ये अब तक जो डेप्रिशिएट हो चुका है उन्होंने कहा है कि जनाब 140 में डेप्रिशिएट हो चुका, तो 3,60,000 हमारी बुक वैल्यू है। इस पे ये बिगिनिंग बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, और कितने परसेंट? 15%। तो 3,60,000 का मैं 15% लूंगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन ये करंट ईयर में कितने मंथ्स यूज हुआ है? ये जनाब करंट ईयर में 9 मंथ्स यूज हुआ है, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 3,60,000 का बेटा जी 15% लेके इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, 40,500 जो है वो डेप्रिसिएशन मजीद इस पे बनती है। फिर से मैं एक दफा कंफर्म कर लूं, 3,60,000 का आपने जनाब लिया, 15% रेट है, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा नहीं, बल्कि 9 क्यों, 1 मार्च को हम सेल कर रहे हैं, दोबारा से मंथ काउंट करो, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। 1 मार्च का मतलब है कि मार्च को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 8 मंथ्स की बनेगी। 3,60,000 का जनाब 15% लेकर इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, 36,000 ये है। अब देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 1,40,000 जमा 36,000, 1,76,000। तो जनाब बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल, बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ
सेल 5 लाख माइनस 176,000 3,24,000 उसकी बुक वैल्यू थी। सेल प्राइस कितने में बेचा? 4 लाख में बेचा, माइनस 400,000 76,000 जो है ये मेरे पास बन रहा है प्रॉफिट। अब मैंने सिर्फ वैल्यूज को उन एडजस्टिंग एंट्रीज में चेंज करना है। अब ये देखो वैल्यूज में आपके सामने चेंज करती हूँ, 76,000 एंड 176,000 ये जहन में रखिएगा। ये मैं इस एंट्रीज की तरफ वापस आ रही हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो एक्चुअल अमाउंट बनती है एट द टाइम ऑफ 6 वो 140 नहीं 176 है, और प्रॉफिट भी चेंज है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 176,000 और प्रॉफिट जो है जनाब 76,000, सिर्फ इतना सा चेंज आएगा। बाकी रॉन्ग एंट्री मैंने ये पास की, रेक्टिफाइंग एंट्री में भी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट्स को हमने चेंज करना है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 176 और प्रॉफिट 76,000। हाँ जी बेटा जी, देखो एक छोटा सा पॉइंट इग्नोर करने से कितनी सारी वैल्यूज चेंज हुई। तो अब आपने अदर इनकम में, इनकम स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल लिखना है 76,000 लिखना है, नया हेड क्रिएट कर दो, इक्विपमेंट में से 100 माइनस कर दो, इक्विपमेंट की कॉस्ट 17,000 में से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपने जो टोटल इसमें से माइनस करनी है डिस्पोजल डेप्रिसिएशन वो 176 है। बाकी जो डेप्रिसिएशन है वो तो आपने लेनी ही लेनी है क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बिगनिंग बैलेंस दिया हुआ है। लास्ट एडजस्टमेंट इसमें रह गई, टाइम भी हो गया नेक्स्ट क्लास का। एडवांस रिप्रेजेंट्स 40% पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ व्हीकल, remaining balance would be paid in September 2018. No entry was passed when the vehicle was delivered on 1st June 2018. बेटे हमारे पास व्हीकल आ चुका है, हमने इसकी 40% की पेमेंट जो है वो पहले कर दी थी जब व्हीकल परचेज किया था, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अभी तक हमने पे नहीं की, जबकि एसेट हमारे पास आ चुका है तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमने पे करनी है। तो आपने क्या करना है, वो जो रिमेनिंग 60% अमाउंट आपने पे करनी है वो आपने पेएबल में रिकॉर्ड कर लेनी है, सिंपल। तो जनाब ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुई, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ जनाब। इसके अलावा भी कोई इशू हुए तो बता दीजिएगा, मैं सतयुम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपसे टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लें। अच्छा बेटा जी, आपका थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, बहुत कोऑपरेटिव रहे आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ा। बाकी भी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू पीपल। अल्लाह हाफिज। मैम जी बेटे। आप FER 1 भी पढ़ाते हैं? हाँ जी मैम हमें भी पढ़ाना है आपने, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अच्छा लगा? कभी आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं किया कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है? मैंने पूरी एफर्ट की है कि जनाब बिगिनर्स पे मैम समझ आ रही है, इसलिए तो कह रहे हैं कि आपने FER 1 भी है पढ़ानी है ना। अब नहीं बेटे, वो कॉलेज मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, वो जो सब्जेक्ट दे देंगे, जैसे कह देंगे हमने आमीन कह दिए, तो वो जो सब्जेक्ट जब दे देते हैं वो मैं करवा देती हूँ। और मैम आज का लेक्चर, हाँ बेटे, आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो बेटे। लास्ट सेशन में मेरी कॉस्ट की क्लास ऐसी थी जिसको मैं अप्रिशिएट किया करती थी, और नेक्स्ट टाइम में मैं दुआ करी थी अल्लाह मियां नेक्स्ट में मुझे ऐसी क्लास मिले। लेकिन हाँ वही बात है कि वो फेस टू फेस हमारी मीटिंग नहीं हो सकी। मैं नहीं जानती आप में से बहुत सारे लोगों को, कुछ स्टूडेंट से तो एक दो दफ़ा कॉलेज में उनसे मुलाकात हुई है, हामिद आया था एक दफ़ा, बुजर आया था, बाकी स्टूडेंट से मुलाकात नहीं हो सकी, बच्चियाँ कुछ आई थी। तो अल्लाह मियां आप सबको कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह। यू वेलकम, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो।